चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक नाउ, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने अब तक क्या क्या देखा है, जो अपना अलग अलग स्टेप्स था, स्टेप्स के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या डिसाइड करने का रहता है कि नंबर 1 रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस या फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम किसका देखा जाता है? एसएससी का देखा जाता है। और एसएससी कौन बन सकता है? पर्सन रहेगा तो ही एसएससी बन सकता है। अगर पर्सन नहीं रहेगा तो एसएससी नहीं बन सकता है। पर्सन है इसका मतलब एसएससी बनेगा ही बनेगा, ऐसा भी कुछ गारंटी नहीं है। देयर आर सम एडिशनल कंडीशंस। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। एंड फिर इनकम टैक्स एक्ट ने उसके खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग चालू किया रहेगा, आइदर टू असेस हिज इनकम और हिज लॉस और हिज रिफंड, और somebody else's income, somebody else's loss, somebody else's refund in relation to whom he is accessible to tax or deemed SSE or deemed to be SSE in default। ऐसा अलग अलग पॉइंट्स हमने कंसिडर किया था। तो एसएससी बनने के 2 रास्ते हमने देख लिए थे। एक रास्ता था जब मैं खुद कहता हूं कि मैं एसएससी हूं, दूसरा रास्ता जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि तुम एसएससी हो। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एसएससी बन जाने के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस एसएससी के हिसाब से कंडीशन दिया हुआ नहीं है, पर्सन के हिसाब से दिया है। तो हमने सोचा कि ठीक है, फिर इंडिविजुअल का कंडीशन देखेंगे, एचयूएफ का कंडीशन देखेंगे, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका कंडीशन देखेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि जो एचयूएफ का कंडीशन है वही एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का कंडीशन है। इंडिविजुअल का अलग है, एचयूएफ का अलग है और कंपनी का अलग है। इंडिविजुअल के लिए हमने क्या देखा कि वो एक तो नॉर्मल एसएससी बन सकता, एक तो वो रेसिडेंट एसएससी बन सकता है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट एसएससी बन सकता है, नहीं तो डीम टू बी रेसिडेंट एसएससी बन सकता है। अगर वो डीम टू बी रेसिडेंट एसएससी बनेगा तो बाय डिफॉल्ट वो आरएनओआर ही बनने वाला है। और अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट एसएससी रहेगा तो इन दैट केस वो आरओआर रह सकता है या फिर आरएनओआर रह सकता है। अगर नॉन रेसिडेंट रहेगा तो आगे कुछ सब क्लासिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। एचयूएफ के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे डीम टू बी रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट, फिर आगे आरओआर नहीं तो आरएनओआर या फिर नॉन रेसिडेंट, ऐसा सिचुएशन रहता है। कंपनी के लिए और बाकी सबके लिए बाय डिफॉल्ट सिर्फ आर नहीं तो एनआर, इतना ही 2 कंडीशन रहता है। आर के आगे फिर से एक बार ओआर, एनओआर का कंसेप्ट आता नहीं है। फिर इंडिविजुअल के हमने देखा था कि अब उसका स्टे इज इंपॉर्टेंट और बाकी सबके लिए आइदर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा अलग अलग पॉइंट हमने देखा था। फिर इंडिविजुअल के लिए स्टे के बारे में हमने क्या बोला था कि स्टे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर का देखना चाहिए। लेकिन फिर समझ में आया कि देयर कैन बी सम इंडिविजुअल हु आर वेरी शातिर दिमाग, चालाक लोग, वो जानबूझ के जितना आपने थ्रेशोल्ड लिमिट बोला है उससे 1-2 दिन कम करके पूरा काम निपटा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते नहीं, फिर देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी डिसाइडेड, आइदर बाय कंसिडरिंग 182 डेज स्टे, मिनिमम 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज, 182 डेज और मोर। अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहेगा तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, और अगर 182 डेज से कम रहेगा तो इन दैट केस आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे, ऐसा पहला कंडीशन कहता है। लेकिन डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट के पास जाने का नहीं है, हमने क्या कंसिडर करना है? सेकंड सेट कंसिडर करना है। सेकंड सेट के अंदर 2 कंडीशंस रहते हैं। अगले संडे के एग्जाम में रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन पूछने वाला हूं और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो इधर से सैलरी आगे बढ़ता जाएगा और उधर से फिर से बार रेसिडेंशियल स्टेटस का आपको रिविजन करते रहने का है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो आपको मैंने बुक दिया है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ बाहर के भी क्वेश्चन डालूंगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। तो फिर हम लोग चेक कर रहे थे सर 182 पूरा नहीं हुआ तो डायरेक्टली छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। इन दैट केस हम बोलेंगे कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपका अगर 60 दिन कम से कम पूरा होता रहेगा तो हम आपको फिर से बार पकड़ सकते हैं। मैं बोलूँगा फिर 182 बोलने के बाद फिर से 60 बोलोगे तो 60 ही बोलो ना सर। बोलते नहीं, 182 पूरा नहीं हुआ रहेगा तो 60 के पास आने का, और 60 के साथ में और एक चीज को पूरा करना पड़ता है। दूसरी चीज कौन सी है? 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, आइदर 182 और 60 एंड 365, out of which 182 should be in RPY, 60 should be in RPY and 365 should be in 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। ऐसा अलग अलग कंडीशन हमने बोला था। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया कि सर किसी किसी को आप सहूलियत दोगे क्या, कंसेशन दोगे क्या? हमने बोला हाँ ठीक है, जाने वाले को हम सेंड ऑफ देंगे, आने वाले को हम अतिथि देवो भव बोलेंगे। जाने वाले को मतलब किसको? इंडियन सिटीजन रहेगा और क्यों जा रहा है, आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। अगर जाता रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? भैया ठीक है, आपको हम लोग 182 रहेगा तो पकड़ेंगे वरना छोड़ देंगे। आने वाले को क्या बोलेंगे? अगर वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसको अतिथि देवो भव हम बोलने वाले हैं, आइदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट। अगर ऐसा रहेगा तो मतलब वो यहाँ पे खर्चा करने को आ रहा है, पैसा कमाने को नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ठीक है आप अतिथि हो तो आपको हम लोग अतिथि को अच्छा सम्मान देंगे। आपको अगर 182 पूरा किया तो आप अतिथि नहीं रहे, फिर आप घर वाले बन गए तो आपको पकड़ लेंगे, बट 60 365 को हम लोग छोड़ देंगे। फिर बाद में समझ में आया कि आजकल
क्योंकि दुनिया बदल गई है, फास्ट पेस हो गई है, इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू क्विकली कम एंड गो, पीपल टू कंटिन्यू टू वर्क विदाउट क्रॉसिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। तो हमने बोला ठीक है अभी इसके अंदर, लेकिन ये जो आने वाले अतिथि देवो वो है उसके अंदर हम कुछ एक छोटा मॉडिफिकेशन लाएंगे। छोटा मॉडिफिकेशन कौन सा लाएंगे कि अगर वो आ रहा है और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका दिन 120 के ऊपर चला गया रहेगा, पिछले 4 साल में 365 पूरा किया रहेगा, और उसका इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ऊपर रहेगा, तो हम बोलेंगे सॉरी सर अभी आपको हम अतिथि देवो नहीं बोलेंगे, 182 पूरा नहीं किया है, मतलब अगर अभी तक आप एक्चुअली घर वाले नहीं बने हो हमको पता है, लेकिन फिर भी हम आपको कंसिडर करेंगे कि आप रेसिडेंट बन चुके हो, क्योंकि आप यहाँ पे खर्चा करने को नहीं आ रहे हो, आपका इंडियन इनकम ऑलरेडी 15 लाख के ऊपर चला गया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपको अभी हम लोग रेसिडेंट ट्रीट करेंगे, बट इतना गारंटी रखिए कि आपको हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट करेंगे। इतना सब हो गया, फिर बाद में समझ में अच्छा ठीक है, लेकिन वो तुम काउंट कैसे करोगे आने का दिन जाने का दिन? हमने बोला देखो स्टे नीड नॉट बी एट वन स्ट्रेच, स्टे कैन बी ब्रोकन, स्टे कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, स्टे इंक्लूड ट्रैवल, स्टे इंक्लूड्स स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स, शिप मूव्ड इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। आने का दिन जाने का दिन पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, तो इन दैट केस क्लस्टर ऑफ 24 आवर्स विल बी काउंटेड एज वन डे। अगर आने का दिन जाने का दिन पता है लेकिन टाइम पता नहीं है, इन दैट केस हम बोलेंगे आने का दिन भी इंडिया के अंदर और जाने का दिन भी इंडिया के अंदर, ऐसा काउंट करेंगे। लेकिन अगर तुम क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ दिन आने का और जाने का, ये दोनों इंडिया के बाहर ऐसा काउंट किया जाता है, और बाकी का दिन इंडिया के अंदर ऐसा काउंट किया जाता है। वो भी देख के हो गया। फिर बाद में समझे सर अभी कोई ऐसा कोई शातिर दिमाग रहेगा तो कि जिसने अभी इंटरनेट वर्ल्ड को बराबर से कैप्चर किया हुआ है और वो हर एक जगह पे इंडियन सिटीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीजन है, और दुनिया के किसी भी कोने में हर जगह पे वो इस तरह से जंप करता है कि हर एक जगह का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से वो किधर भी टैक्स नहीं भरता है, फिर बहुत कम टैक्स भरता है। तो अगर वो इंडियन सिटीजन रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है हम उसको हम पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे आप डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया हो, प्रोवाइडेड आपका भारतीय इनकम 15 लाख से ऊपर है, आप भारत के सिटीजन हो, by reason of your residential status or by domicile or some similar such thing given in different income tax act of different countries. If you appear to be non-resident everywhere, therefore you are not liable to tax in any country and your Indian income is more than rupees 15 lakh, तो हम बोलेंगे आपको क्या कंसिडर करना है, हम लोग डीम टू बी रेसिडेंट ट्रीट करके और बाद में आपको क्या कंपल्सरी ट्रीट करेंगे, RNOR ट्रीट करेंगे। ये तो हो गया इंडिविजुअल का। अभी सर जो डीम टू बी रेसिडेंट था वो वाला, या फिर वो हीरो जो अपने पास अतिथि देवो भव का कंडीशंस को ब्रेक करके यहाँ पे 15 लाख कमा रहा था वो वाला, उनको आपने RNOR बोला हुआ है बाय डिफॉल्ट। लेकिन उनके अलावा जो रेसिडेंट रहेंगे उनको एक तो ROR बनने का चांस है, नहीं तो RNOR बनने का चांस है। सर ROR और RNOR का मतलब क्या? मैं बोलूंगा देखो OR बनने का कंडीशन रहता नहीं है, NOR बनने का कंडीशन रहता है। NOR बनने का कितना कंडीशन है? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? ऐसा देखा जाएगा तो 2 ही कंडीशन है, बट एडिशनल 2 के हिसाब से हम 4 बोल सकते हैं। एडिशनल 2 कौन सा? कि जो वो 120 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रहता है वो बाय डिफॉल्ट NOR बनता है, 15 लाख से ऊपर की इनकम वाला वगैरह वगैरह, या फिर जो डीम टू बी रेसिडेंट हो बाय डिफॉल्ट NOR बनता है। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी लोगों को हम क्या बोलेंगे? अगर आप रेसिडेंट हो, लेकिन अगर आप 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट हो, या फिर अगर आप 7 में से 729 दिन से कम भारत में रहते रहोगे, इन दैट केस आप क्या बन जाओगे? RNOR बन जाओगे। ऐसा करके हमने बोल दिया था। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो आप ROR बन जाओगे। सो ROR बनने का कंडीशन नहीं है, RNOR बनने का कंडीशन है। ये भी अपना सीख के हो गया था। फिर हम लोग HUF के पास जंप करके गए। HUF को हमने बोला कि कर्ता का रेसिडेंस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, HUF का रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने 2 शब्द इंपॉर्टेंट यूज किए थे, डी फैक्टो कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, डी ज्यूरे कंट्रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट। डी फैक्टो मतलब एज पर फैक्ट्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रेगुलर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द HUF आर टेकन एट विच पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पे करता रहता है, कहाँ पे कोपर्सन रहते हैं, वो देखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें अपनी देख के हो गई थी। उसके बाद में हम आगे चले गए थे, बोला कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, देन दैट केस HUF इज रेसिडेंट, नहीं तो HUF विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। फिर उसके आगे जाके हमने क्या बोला था कि अगर सपोज HUF नॉन रेसिडेंट रहेगी तो काम खत्म, रेसिडेंट रहेगी तो चेक करना पड़ेगा कंडीशंस OR है कि नहीं करके। लेकिन वहां पे कंडीशंस किसके ऊपर डाला हुआ है? HUF कर नहीं डाला है, बल्कि कर्ता के ऊपर डाला हुआ है। अगर कर्ता ने 7 में से 730 पूरा कर दिया और 10 में से कम 2 साल वो रेसिडेंट रहेगा, तो इन दैट केस कर्ता हैज फुलफिल्ड द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग HUF इनटू ROR। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ये देखे हो गया। फिर कंपनी के बारे में बोला, उसका क्या चेक करने का? POM चेक करने का। POM का मतलब क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वो जहाँ पे रहेगी उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा कि कंपनी अगर वो इंडिया में रहेगी, सॉरी इंडियन कंपनी रहेगी तो बाय डिफॉल्ट काम खत्म, इट इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। अगर इंडियन कंपनी नहीं रहेगी तो POM चेक करने का। वो इंडिया में रहेगा तो फिर से बार कंपनी इज कंसिडर्ड एज इंडियन रेसिडेंट इन इंडिया।
और अगर पीओएम भी इंडिया के अंदर नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है फिर छोड़ दो, इन दैट केस द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। बाकी सब ऐसे सीख ले क्या बोलकर रखा है, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, इन दैट केस दे आर रेसिडेंट, अदरवाइज दे आर नॉन रेसिडेंट। एक बार सेक्शन 6 पूरा हो गया तो बाद में क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन 5 के पास वापस जाएंगे। सेक्शन 5 क्या कहेगा कि मुझे पता है कि सब मिला के 4 अलग अलग कैटेगरी है, एक रेसिडेंट की कैटेगरी है, एक नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी है, एक आरओआर की कैटेगरी है और एक आरएनओआर की कैटेगरी है। लेकिन आरओआर के कैटेगरी के लिए इनकम के ट्रीटमेंट के जो रूल्स है और सिर्फ आर के कैटेगरी के लिए इनकम के ट्रीटमेंट के जो रूल्स है वो दोनों सेम है। इसके लिए हम लोग 4 कैटेगरी की जगह पे 3 कैटेगरी कंसिडर करेंगे, आर या फिर आरओआर, आरएनओआर, एनआर, ऐसा 3 कैटेगरी कंसिडर करेंगे। ये किसका कैटेगरी है, एसएससी का कैटेगरी है। और बाद में हम बोलेंगे इनकम के कैटेगरी क्रिएट करने का, हाउ मेनी कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज। व्हाट आर द 8 कैटेगरीज, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, from a business which is controlled from India or a profession which is set up in India, received outside, accrued outside, from a business which is controlled from outside India or a profession which is set up outside India, received outside, accrued outside, but neither from business nor from profession, and income earned in the past repatriated back to India now। इसमें से पहले 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, सबके लिए yes yes yes, 5 के लिए बोलते हैं yes yes no, 6 और 7 के लिए बोलते हैं yes no no, और 8 के लिए बोलते हैं हम लोग no no no। उसके हिसाब से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और लास्ट के 2 प्रॉब्लम मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया था। मैंने बोला था कि आप नोटबुक पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से सैटरडे संडे आपको 2 दिन का छुट्टी मिला था, उसके अंदर आपने नोटबुक को पूरा किया रहेगा। अगर पूरा नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ अभी आप पीछे रहना चालू हो जाओगे, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी धड़ाले से आगे जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लगता रहेगा कि हाँ सर वैसे वैसे, लेकिन याद रखना अपना क्लास का टाइमिंग हमने बहुत इफेक्टिव रखा हुआ है, 12 बजे से आके रखा हुआ है। सुबह के टाइम जब आपके दोस्त लोग इधर उधर सिर्फ गर्दी में बैठे हुए रहते तभी आप लोग आराम से घर पर बैठ के पढ़ाई करते रहते हो, ऐसा होना चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम सर मैं आराम से सोता हूँ ऐसा बोलोगे तो इन दैट केस आप सीए बनने वाले नहीं हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स आवरसेल्फ विथ समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीए कोर्स, बट इट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू गिव आवरसेल्फ अननेसेसरी रिलैक्सेशन। सीए कोर्स इज अ वॉल्यूमिनस कोर्स, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स, इट्स अ वॉल्यूमिनस कोर्स। बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इतने बड़े वॉल्यूम को कंप्लीट करना ही पड़ता है, और वो कंप्लीट कैसे करने का सीखने के लिए क्लास में आते हैं हम लोग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस इज नॉट सम रॉकेट साइंस कि अरे ऐसा करेगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वो पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज नोन टू अस, क्या होगा क्या नहीं होगा करके। ओनली थिंग इज बहुत सारी चीज़ों को अपने को कंप्लीट करना पड़ता है। सो इट्स लाइक यू आर गिवन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इट इज टोल्ड दैट ये सारा का सारा खत्म करके दिखाओ और हजम भी करके दिखाओ। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि ज़्यादा फूड है अपने पेट के मुकाबले। तो क्या करना पड़ता है अपने को, थोड़ी वर्जिश, थोड़ा ठीक से खाना पड़ेगा, उस तरह से काम कंप्लीट करना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? उसके बीच में अपना फिजिकल कंडीशन खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने बोला कि और छोटा क्लासरूम और लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर रेस्ट, ये सब चीज़ें मैनेज किया हुआ है। बट उसके बीच में जो तुम्हारा टाइम बचेगा, दिन में कम से कम 3 घंटे तुम्हारे बचते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वो 3 घंटों में क्या कंप्लीट करने का है, नोटबुक्स अपना अपडेटेड रहना चाहिए, जो मैं बोलूँगा पूरा लिखना चाहिए। उतना करोगे तो आराम से आप फटाफट से फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, रैंक भी नहीं कह सकते। चलो लेट मी गो अहेड। फिर अपना वो एस वाला सब पॉइंट करके हो गया था, उसके प्रॉब्लम भी करके हो गए, एंड देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम करके हो गया। तो उसके बाद में हम बोलते हैं कि बाबा अभी एग्जाम्पशंस कौन सा, डिडक्शंस कौन सा, चेक करो, और वो होने के बाद में डिसाइड करो कि जो भी कुछ इनकम तुम्हारे हाथ में है उस इनकम को हम कंप्लीट कंसिडर करते हैं सेक्शन 14 के हिसाब से। और सेक्शन 14 कौन है? तो सेक्शन 14 इज द सेक्शन विच चेंजेस नाउ द आउटलुक। जब मैं सेक्शन 5 के साथ खेल रहा था तो सेक्शन 5 बोलता था कि इनकम कहां पे कमाया या फिर कहां पे हाथ में आया वो इंपॉर्टेंट है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द टेस्ट ऑफ सेक्शन 5 व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट सेक्शन 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का लॉजिक, सेक्शन 5 इग्नोर्स हाउ डिड यू अर्न द इनकम। सेक्शन 5 फोकसेस ओनली ऑन वेयर डिड यू अर्न द इनकम और वेयर डिड यू रिसीव द इनकम। वो पैसा कमाने के लिए आपने क्या खर्च किया, आपने समय खर्च किया, आपने अपना टैलेंट खर्च किया, कि आपको एक्चुअली पैसा खर्चा करके बाद में पैसा कमाने को मिला। ये सब चीज़ों के बारे में सेक्शन 5 बात करता नहीं है। उसका पूरा फोकस कहाँ पे, सिर्फ कि भैया पैसा कहाँ पे रिसीव हो गया, नहीं तो कहाँ पे रिसीव हुआ ऐसा हम समझ लेंगे डीम टू बी रिसीव, या फिर पैसा कहाँ पे कमाया या फिर कहाँ पे कमाया ऐसा हम लोग समझ लेंगे डीम टू बी अक्रूड। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 वो भी हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। सेक्शन 7 मतलब डीम टू बी रिसीव्ड, उसमें 3 अलग अलग एग्जांपल से आपको मैंने बोले थे, 3 ही पॉइंट्स है उसके अंदर। वो प्रोविडेंट फंड का, बाद में प्रोविडेंट उसके अंदर डाला हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट, बाद में एनपीएस के अंदर का अमाउंट, और बाद में वो अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज में ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट।
ये सब 3 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि सेक्शन 7 में डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया कंसिडर करेंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो लेक्चर फिर से देख लेने का, रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा कि अब मैं जब सेक्शन 14 के पास आऊँगा, सेक्शन 14 बोलेगा देखो सेक्शन 5 ने वो टोकरी में कौन से इनकम को पकड़ने का और कौन से इनकम को छोड़ देने का वो बता दिया है। जिसको यस 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 बोला हुआ है उसको अब मैं देख सकता हूँ। तो जब तक तुम्हारा यस 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 कौन सा है या फिर यस यस नो है कि यस नो नो है कि नो 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 है, वो क्लासिफिकेशन पूरा करके नहीं होगा तब तक सेक्शन 14 सामने ही नहीं आएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन कौन है? सेक्शन 6 एंड सेक्शन 5, वो दोनों ओपनिंग बैट्समैन है। और एक बार सेक्शन 5 आउट हो गया, बोलते ठीक है मैंने मेरा काम कर दिया, अभी तुमको जो करना है करो। अब सेक्शन 14 तीसरा नंबर पे आके खेलेगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। और वो बोलेगा अब मैं पहले सेक्शन जैसा बिहेव नहीं करूंगा। ओपनिंग बैट्समैन का लॉजिक पूरा अलग चलता है, क्योंकि अगर पहले बॉल पे आउट हो गया तो पूरे टीम का डिमोरलाइज हो जाता है। तो ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा अलग तरीके से खेलता है। लेकिन तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आने वाले जो खिलाड़ी रहते हैं, बैट्समैन रहते हैं, वो थोड़ा अलग खेलते हैं। तो सेक्शन 14 बोलेगा सर जिस तरह से सेक्शन 5 देख रहा था, कहाँ पे कमाया या फिर कहाँ पे कमाया ऐसा अज्यूम करेंगे, कहाँ पे रिसीव किया, यहाँ पे कहाँ पे रिसीव किया ऐसा अज्यूम करेंगे। इस तरीके से मैं देखने वाला नहीं हूँ। अब मुझे पता है किसको पकड़ा है और किसको छोड़ा है। जिसको छोड़ा है उसको मैं देखूंगा ही नहीं, और जिसको पकड़ा है उसको मैं अलग व्यू पॉइंट से देखूंगा। और मेरा व्यू पॉइंट कौन सा रहेगा? मेरा व्यू पॉइंट रहेगा कि कैसे कमाया है, कमाने के लिए आपने किस तरीके का इस्तेमाल किया हुआ है। कुछ इनकम ऐसे रहते हैं कि जिसको कमाने के लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है, बल्कि आपके पास टैलेंट रहना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट रहेगा और अगर आपके पास कुछ स्पेशल टाइप का नेचर रहेगा, बिहेवियर पैटर्न रहेगा, तो आप बिना पैसा खर्चा किए आपके पास का जो नेचुरल टैलेंट है या फिर आपने जिस टैलेंट को शार्प करके अपने आप को अभी मस्त से यूजफुल बनाया हुआ है, उस टैलेंट को किसी और को बेच के आप उसके वजह से पैसा ले सकते हैं। तो यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग। आपने अपनी उम्र के बचपन से लेकर एक पर्टिकुलर एज तक अपने आप को शार्प करते करते जो जो अलग अलग टैलेंट्स डेवलप किए रहेंगे, पढ़ाई किया रहेगा, अलग अलग एग्जाम्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आपके पास जो टैलेंट आ गया, आप इंजीनियर बन गए रहोगे, आप डॉक्टर बन गए रहोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए रहोगे, आप लॉयर बन गए रहोगे, आप मैनेजर बन गए रहोगे, आप कोई स्किल्ड लेबर बन गए रहोगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। और ये तो स्किल आपके पास है ही। लेट अस से यू आर हैविंग द स्किल ऑफ अकाउंटेंसी और स्किल ऑफ टैक्सेशन और मे बी स्किल ऑफ ऑडिटिंग और मे बी द स्किल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मे बी द स्किल ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, or maybe you are ENT specialist, or maybe you are dentist, or maybe you are heart specialist, or maybe you are liver specialist, or something of that sort, or maybe you are a potter, or maybe you are AC mechanic, or maybe you are something of that sort. ऐसा तुम्हारा अलग अलग चीज़ है। या फिर यू आर अ गुड सेल्समैन। तो ये आपके पास बेसिक टैलेंट है, उसको आपने उसके जो रिक्वायर्ड साइंसेस है उसको समझ के आगे जाना चालू किया है। उसके अलावा आपके अंदर कुछ और स्पेशल खूबियाँ हैं। आप समय के बड़े पक्के हो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। आप लॉयल्टी के बड़े पक्के, आपने जो नाम दिया है, जो काम आपने साइन किया है, उसको आप पूरा करते हो। जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, तब तक आप कुछ मस्ती नहीं करते हो। यू आर हैविंग दोज गुड क्वालिटीज ऑल्सो। तो इन दैट केस इंटरव्यू में अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो बाद में आपको सिर्फ मैंने बोला हुआ काम करने का है, मैंने दिए हुए टाइम के हिसाब से काम करने का है। मैं आपको सैलरी दूंगा, आपको उसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको शायद घर से भी मैं लेके आऊँगा और मैं आपको घर पर ड्रॉप करूँगा। मैं कारपूल ले दूंगा, नहीं तो मैं बस रखूँगा, नहीं तो आपको बोलूँगा कि आपका आने जाने का खर्चा मेरा, आप चिंता मत करो, रिक्शा से आओ, ट्रेन से आओ, कैसे भी आओ, मैं उसका भाड़ा दे दूंगा। आपको आने जाने का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको खाने पीने का भी शायद खर्चा नहीं करना पड़ेगा। शायद बोलूँगा घर से टिफिन लेके आओ, नहीं तो ऑफिस में, फैक्ट्री में कैंटीन रहेगा, कैंटीन में खाना खा सकते हो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। और अगर सपोज मैं आपको कुछ नया नया काम बोलते जाऊँगा, वो काम आपने पहले सीखा नहीं रहेगा, तो उसको आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग का भी खर्चा मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपके अंदर जो स्पेशल खूबियाँ चाहिए है, जो स्पेशल नेचर चाहिए है, कि आप मेरे पास कितना पैसा है वो देख के खुश नहीं होता। आप बोलते हैं मुझे इतना काम करने का, मैं बराबर से काम करूंगा। मेरे बॉस ने डबल पैसा कमाया, मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे इतना बोला था, मुझे इतना मिल गया, मैं शांत हूँ। अगर ऐसा आपका नेचर रहेगा तो देन यस आई एम वेरी हैप्पी। मुकेश अंबानी साहब के घर के शादी में उन्होंने कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है, ऐसा मुकेश अंबानी के पास काम करने वाले लोग नहीं सोचते हैं। दैट्स वाई दे आर वर्किंग देयर एज गुड एम्प्लॉयज। दे आर नॉट कंपिटिटर्स मुकेश अंबानी। दे आर नॉट गेटिंग जेलस कि अरे यार साहब को कितना पैसा मिल रहा है, मेरे को इतना ही सैलरी मिलता है। दे एक्सेप्ट इट कि मैं जितना काम करता हूँ उसके हिसाब से मुझे पैसा मिलता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो भैया ठीक है, मैं आपको उसके हिसाब से पेमेंट करते जाऊँगा। और अगर आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल बनते जाओगे, आप सुंदर पिचाई हो, आप सत्या नादेला हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो,
आप माइक्रोसॉफ्ट का डिसीजन अच्छे से ले सकते हो, इन दैट केस ठीक आपको और सैलरी देंगे, लेकिन आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें आपको पैसा लगा के दे रहा है, पैसा ला के दे रहा है। तो यहाँ पे जो आप पैसा कमा रहे हो, उसको कमाने के लिए आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि आपके ज़िंदगी से कुछ तो जा रहा है, आपका समय, कीमती समय दैट यू आर प्रोवाइडिंग, योर लॉयल्टी दैट यू आर प्रोवाइडिंग, योर स्किल्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग। 3 अलग अलग चीज़ें, आपका टाइम, आपका स्किल और आपका लॉयल्टी, ये 3 चीज़ें आप उस एम्प्लॉयर को देते हो। सत्या नडेला ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सब अभी अंदर का सब चीज़ें पता है तो अब मैं गूगल को बेचता हूँ और उसके हिसाब से पैसा लेता हूँ, ऐसा पागलपन नहीं करेगा कभी भी। लॉयल्टी है उसके पास। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया, मैं किसी और को प्रोवाइड करूंगा, दैट्स नॉट समथिंग विच इज गुड। जब तक तुम्हारी कंपनी इलीगल काम नहीं कर रही तब तक देयर इज नो डिफिकल्टी, यू शुड नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग। इलीगल काम करते तो बात अलग है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये पैसा कमाने का तरीका अलग है। जो आएगा वो लगभग सारा का सारा मेरा डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा। जो आएगा वो लगभग सारा का सारा मेरा डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा। उसमें से कुछ भी मेरा पैसा कमाने के लिए खर्चा हुआ ऐसा नहीं होता। नहीं सर मुझे कपड़े परचेस करने पड़ते हैं, बोलूँगा यार अगर नौकरी नहीं करता तो कपड़े परचेस नहीं करता था क्या? तो नौकरी के लिए कपड़े नहीं परचेस कर रहे हैं, तो नौकरी में पैसा कमाने का तभी तो खर्चा कर रहा है। नहीं सर खाना खाना पड़ता है, टिफिन लेके जाना पड़ता है। अरे यार तू अगर नौकरी नहीं करता तो खाना नहीं खाता था क्या? खाता ही था ना। मतलब खाना खाने का और नौकरी का कुछ संबंध नहीं है। सो डोंट अननेसेसरली गेट कंफ्यूज्ड। मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा समय, तुम्हारा स्किल और तुम्हारा लॉयल्टी, ये 3 चीज़ों के से तुमको पैसा मिलता रहता है। लेकिन अगर सपोज मैं दूसरा सिचुएशन कंसिडर करता हूँ कि मेरे पुश्तैनी जायदाद है, मेरी बड़ा बिल्डिंग है हमारा पूना में और 10 माले का बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग फ्लोर्स है, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग घर है और हमने सारे के सारे घर लोगों को भाड़े पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा स्किल, मेरा लॉयल्टी, मेरा टाइम का जरूरत नहीं है, मेरा फैसिलिटी, मेरा एसेट इज प्रोवाइडेड टू अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग मी इनकम। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है फिर? अगर उधर कुछ चोकअप हो गया और क्या तुम्हारा पानी का प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो क्या 3-4 साल के बाद में, 5-6 साल के बाद में सीपेज लीकेज ऐसा कुछ हो गया, तो उसका सबका मुझे जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फिर उसके अलावा मे बी 7 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद पेंटिंग करना पड़ता है, वरना बिल्डिंग खराब हो जाती है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और उसके अलावा मुझे म्यूनसिपल टैक्स वगैरह टाइम पे भरना पड़ता है। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा मेरे सिर पे, म्यूनसिपल टैक्स का खर्चा मेरे सिर पे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उसके अलावा अगर वो बिल्डिंग बांधने के लिए मैंने कुछ लोन लिया रहेगा तो लोन का इंटरेस्ट का खर्चा मेरे सिर पे और मुझे उसके बदले में रेंट मिलता है, बट मुझे काम नहीं करना पड़ता है। फिर मुझे लॉयल्टी वगैरह ऐसा कुछ झमेला नहीं है यहाँ पे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो हियर यू विल फाइंड दैट माई पास्ट स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इवन इफ आई वॉज अ फेल्यूर इन स्कूल, एसएससी में फेल होकर बाहर निकला, तो भी अगर मेरे पास पुश्तैनी जायदाद रहेगी मैं रेंट ले सकता हूँ। सो दिस इज नॉट लाइक सैलरी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यू शुड बी इंटेलिजेंट, यू शुड बी स्किल्ड वाला, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बिना स्किल करेगा तो भी चलेगा। इनफैक्ट तुम लोगों को अपॉइंट कर सकते हो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। मुनीम जी को किसी को अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो ये पूरा अलग तरीके का सिचुएशन। लेकिन फिर ऐसे इनकम को कमाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा और ये खर्चे का कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। खर्चा कितना करना पड़ेगा उसमें लिमिट है। म्यूनसिपल टैक्स भरना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, पेंटिंग का खर्चा करना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा खर्चा तो नहीं रहता। वैरायटी ऑफ खर्चे नहीं, लिमिटेड खर्चा। और क्या मैक्सिमम इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस नहीं है, लिमिटेड वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस है, बट उसकी अमाउंट कितनी रहेगी वो चेंज हो सकती है। बिल्डिंग बांधने के टाइम अगर कंजूसी किया रहेगा तो बाद में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, और बिल्डिंग बांधने के टाइम अगर कंजूसी नहीं किया रहेगा तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इट डिपेंड्स हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन फिर भी सैलरी जैसा नहीं है। सैलरी में पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, बट यहां पे मुझे पैसा खर्चा करना पड़ता है। और तुम्हारी बिल्डिंग के लिए तुमको जो खर्चा करना पड़ेगा उसके मुकाबले मेरे बिल्डिंग के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, इसमें फर्क हो सकता है। लेकिन कौन सा? तुमको भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मुझको भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तुमको भी म्यूनसिपल टैक्स, मुझको भी म्यूनसिपल टैक्स। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो वैरायटी सेम है, लेकिन उसके अंदर का एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम अलग, ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं? तो सैलरी के मुकाबले ये पैसा कमाने का तरीका अलग है। थर्ड, मेरे जैसा कोई, कौस्तुभ सर जैसा कोई या फिर सायली मैडम जैसा कोई रहेगा तो व्हाट विल हैपन? दे आर डूइंग बिजनेस। अब तो कितने खर्चे होंगे इसके बारे में भी कुछ कंट्रोल नहीं है, और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा उसका भी कुछ कंट्रोल नहीं है। समझ में कैसे बोल रहा हूं? सैलरी वाला हमेशा उसी एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, वेयर बिजनेस वाले अलग अलग कस्टमर। लास्ट ईयर का बैच मेरा 1 साल के अंदर मेरा एक बैच खत्म, दूसरा बैच चालू हो गया, और वो बैच के स्टूडेंट्स अलग, ये बैच के स्टूडेंट्स अलग है। सो आई एम सर्विंग। आपके कॉलेज के प्रोफेसर भी कॉलेज में सिखा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बट उनका नेचर अलग है, वो सैलरी कमा रहे हैं और मैं यहाँ पे बिजनेस इनकम कमा रहा हूँ।
देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, दोनों सिखा रहे रहेंगे तो भी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट्स अ टोटली डिफरेंट वे इन विच थिंग्स आर वर्किंग। और यहाँ पे मैं क्या क्या खर्चा करूंगा डिपेंड्स। मैं अगर एलन इंस्टीट्यूट जैसा कोई इंस्टीट्यूट रहूंगा, बोलूंगा आपको कोट देता हूं, आपको रेनकोट देता हूं, आपको क्या कैप देता हूं, आपको बैग देता हूं, तो मेरा वो भी खर्चा आएगा। मैं इंस्टाग्राम पे अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट खुद करूंगा तो मेरा खर्चा नहीं आएगा, बट मैं किसी और को सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए दे दूंगा तो उसका खर्चा आएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं प्रिंटेड नोट ज़्यादा दूंगा कि पीडीएफ नोट ज़्यादा दूंगा, उसके हिसाब से मेरा खर्चा चेंज होगा। मैं क्लासरूम में एसी चालू रखूंगा कि नहीं रखूंगा, उसके हिसाब से मेरा खर्चा चेंज होगा। मैं आपको गूगल क्लासरूम और साथ में कुछ और ऐप दूंगा नहीं दूंगा, उसका खर्चा अलग हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? मैं भारतीय बैठक रखता हूं कि बेंचेस रखता हूं, उसके हिसाब से खर्चा चेंज हो जाएगा। मैं क्लास में प्रोजेक्ट रखता हूं नहीं रखता हूं, उसके हिसाब से खर्चा चेंज हो जाएगा। मैं आपको एनुअल डे का कुछ डिनर पार्टी वगैरह देता नहीं देता हूं, उसका खर्चा अलग हो जाएगा। मैं कुछ गैदरिंग वैदरिंग रखता हूं, आपको वहां पे क्या आपका विविध गुण दर्शन करके दिखाओ ऐसा करके बोलूंगा तो उसका खर्चा अलग हो जाएगा। समझने में कैसे बोल रहा हूं? फिर कौन बच्चा पहला आएगा दूसरा आएगा, उसको कितना बड़ा गिफ्ट देता हूं, उसका खर्चा अलग हो जाएगा। शैली मैडम बोलेगी सर आप कितना गिफ्ट देते हैं? मैं बोलता जो मेरे क्लास में रैंक लेके आता है ऑल इंडिया रैंक, उसको 50,000 रुपये कैश। चलो बोलते सर मैं 50,000 नहीं देती। मैं बोला हाँ ठीक है, आप मत दो ना, दैट्स ओके, आप आपके क्लास में मत दो, आपका जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे 50,000 मत दो, मैं देता हूँ। और कौशल सर बोलते हैं सर मैं भी नहीं देता। मैं बोला ठीक है। और शायद पुणे के बाकी क्लास रहेंगे, कोई 20,000 देता रहेगा, कोई 30,000 देता रहेगा, कोई 1 लाख देता रहेगा। वी डोंट नो एक्जैक्टली हाउ मच दे आर पेइंग एंड देयर इज नथिंग लाइक लॉ ने बोला है कि बाबा इतना देना ही पड़ेगा करके, ऐसा कुछ नहीं, अपने हिसाब से। कोई क्लास बोलेगा मैं बस के ऊपर एडवर्टाइज करूंगा, कोई क्लास बोलेगा मैं होर्डिंग लगाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं बस के ऊपर एडवर्टाइज नहीं करूंगा, होर्डिंग भी नहीं लगाऊंगा, काम खत्म। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो व्हाट आई विल स्पेंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी, हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। तो किस पे खर्चा करूंगा ये भी अलग है। कोई क्लास में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेसर, कोई क्लास में एक प्रोफेसर ज़्यादा सब्जेक्ट सिखाएगा तो उसका प्रोफेसर का खर्चा अपने आप चेंज हो जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बिजनेस करने का है मतलब कौन से खर्चे आएंगे ये भी अलग है। और लास्ट ईयर मैंने सपोज बच्चों को बैग दिया रहेगा, इस साल भी बैग देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैशाली में जाओगे रूपाली में जाओगे तो भी वहाँ पे उनका खर्चा अलग अलग रह सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो हर एक बिजनेस का खर्चा अलग, कौन सा वो भी अलग, कितना वो भी अलग। लेकिन और खर्चा किए बिना पैसा कमाने को होगा ही नहीं। सैलरी में खर्चा है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में खर्चे हैं लेकिन उसका वैरायटी बहुत कम है, उसके अंदर का वॉल्यूम ऊपर नीचे है। पीजीबीपी में वॉल्यूम भी बहुत अलग अलग है और ऊपर से वैरायटी भी बहुत अलग अलग है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी ये सब चीज़ें अपने को कैसे नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अभी अपने सामने कौन आ चुका है? सेक्शन 14 आ चुका है। सेक्शन 14 ने बोला कि देखो भाई कहाँ पे कमाया या फिर कहाँ पे कमाया ऐसा अज्यूम करने वाले हैं, या फिर कहाँ पे मिला या फिर कहां पे मिला ऐसा अज्यूम करने वाले हैं। ये सब चीजों को भूल जाओ और कैसे कमाया इसकी तरफ देखो। तो इसके लिए मुझे भी ये नजर आ गया कि सैलरी कमाने का तरीका अलग है, हाउस प्रॉपर्टी का कमाने का तरीका अलग है और पीजीबीपी का तरीका अलग है, कैपिटल गेन का तो पूरा अलग है, अदर सोर्सेस का तो पूरा अलग है। बट ये अलग अलग तरीके हैं ऐसा मुझे क्यों समझा? क्योंकि सेक्शन 14 ने मुझे नई दुनिया दिखा दी। जिनको पकड़ा है सेक्शन 5 ने, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जिसको यस बोला हुआ है उसको देखने का अभी नया नजरिया मुझे सेक्शन 14 ने बताया। और सेक्शन 14 के हिसाब से क्या तैयार हो गए? 5 हेड्स ऑफ इनकम। दीज हेड्स ऑफ इनकम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर यू हैव रिसीव्ड इट इन इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। उसके हिसाब से सेक्शन 14 देखते नहीं, बोलते वो सब हो गया बाबा, वो सेक्शन 5 ने हाँ बोला, उसने यस बोला तो मेरे पास आए हो। अब फिर से वो सब गाना मत गाओ, वो हो गया तुम्हारा गाना, वो इंटरवल के पहले का था। अब इंटरवल के बाद की स्टोरी चालू हो चुकी है। अब मैं देखूंगा कैसे, और कैसे में पहला हेड कौन सा है? सैलरी। समझने में कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो अब हम सीखने वाले हैं सैलरी। आपके सिलेबस में ऐसा देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट 2 ही टॉपिक्स हैं, सैलरी एंड कैपिटल गेन्स। समझ में कैसे बोल रहा हूं? बड़ा टॉपिक कौन सा है? तो पीजीबीपी एंड चैप्टर 6 का डिडक्शंस एंड टीडीएस, 3 बहुत बड़े टॉपिक्स है। वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं, वो वॉल्यूमिनस है, उसमें पैटर्न है और पैटर्न देखा जाएगा तो फट से समझ में आता है क्या करने का क्या नहीं करने का। उसका डर लगता है कि हाँ लगता है, डर लगता ही है क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन सैलरी और कैपिटल गेन बड़ा भी है और लॉजिकल भी बहुत टफ है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। तो आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन नाउ। अभी इसके आगे जब तक मेरा सैलरी खत्म नहीं होगा तब तक बिल्कुल दांडी मारने का नहीं है। और जो लेक्चर आपको लगा तो फिर से बार सुबह क्लास को आने के पहले एक बार कान में लगा देने का, फिर से बार पाए तो 1.25 का स्पीड से 1.50 के स्पीड से सुन लेने का। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमेशा टेंशन आता है और सारा सिलेबस खत्म होने का जब टेस्ट सीरीज चालू तो फिर से बोलते हैं सर सैलरी के बारे में थोड़ा डर लग रहा है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अपने क्लास में देखो, किसी और क्लास में देखो। रीज़न ये नहीं है कि प्रोफेसर का प्रॉब्लम है, रीज़न ये है कि सैलरी काफ़ी लॉजिकल ज़्यादा है, उसके अंदर छोटे छोटे लॉजिक ज़्यादा है, तो याद रखने को टफ हो जाता है वो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ?
तो हियर यू विल फाइंड दैट योर माइंड इज सपोज टू वर्क इन 2 डिफरेंट वेज. इट शुड वर्क एज अ प्रोसेसिंग मशीन एंड एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो वर्क एज अ मेमोरी मशीन. दोनों चीज़ एक साथ करने का सैलरी में और कैपिटल गेन में, इसलिए थोड़ा टफ आएगा, बट मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है. ऑलमोस्ट देयर आर 85 पेजेस इन दिस प्रेजेंटेशन. मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ, तो तुमको मतलब बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा. इमीडिएटली अपलोड करता हूँ तो आज का दिन का जो भी कुछ नोट्स है आप इमीडिएटली कंप्लीट कर सकते हो. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो सैलरी पूरा होने के बाद नोट्स नहीं दूंगा, आज ही नोट्स अपलोड करके रखता हूँ, तो घर जाने का आज जो सिखा के हो गया वो लिख के देख सकते हो. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके चलो ठीक है. ओके नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स. आधा घंटा हमने सारा का सारा रिवीजन कर लिया और सेक्शन 14 का लॉजिक सीख लिया. अब हम लोग सेक्शन 15 चालू करेंगे पढ़ने के लिए. आज भी साली मैडम का तबीयत ठीक नहीं है, सुबह उनका मैसेज आया था, तो जैसा हमने परसों किया था वैसे मैं कंटिन्यू करूँगा. हाफ एन आवर का ब्रेक दूंगा और बाद में इमीडिएटली लंच टाइम के बाद मेरे लेक्चर रखूँगा फिर से. बाद में फिर नीरज सर का लेक्चर होगा, उसके बाद में आप घर पे जा सकते हो. साली मैडम मेरे ख्याल से उनका एक रिकॉर्डिंग आपको भेजने वाली है, तो आप घर पे भी देख सकते हो. तो ऊपर से टैक्स का अपना जो आज का सीखा होगा कंप्लीट कर दीजिए. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके शी इज़ सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, तो उनको 5 मिनट से ज़्यादा बोलने को नहीं होता है. इमीडिएटली शी गेट्स इनटू डिफिकल्टीज. तो आई टोल्ड हर दैट ठीक है, आप ज़रूरत पड़ी तो और 1-2 दिन छुट्टी लीजिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप आओगे तो एकदम आगे स्पीड बराबर से पकड़ लीजिए करके. ओके सो तब तक हमारा कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं. वी विल कंटिन्यू टू बी दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके चलिए डेफिनेशन क्या बोलता है. इन लेमैन्स लैंग्वेज सैलरी इज द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन ऑफिस एम्प्लॉय. लेमैन्स लैंग्वेज कॉमन मैन क्या करता है, मुझे सैलरी मिलता है, मतलब क्या करते हो आप, ऑफिस में जो मिलता है वो सैलरी है. और हमारा तो अकाउंटिंग का दिमाग है, फैक्ट्री में काम करते हैं तो वेजेस, और ऑफिस में काम करते हैं तो सैलरी. ऐसा अपना दिमाग चलता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. इनकम टैक्स बोलेगा देख भाई अकाउंट्स का दिमाग साइड में रख दे, अब तू इनकम टैक्स का बच्चा है. तो इसका खुद का अपना टर्मिनोलॉजी है और इसके टर्मिनोलॉजी के अपने खुद के मतलब है. तो तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ अलग अलग मतलब पहले से पता है उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको जब अकाउंट्स का पढ़ाई करोगे तब याद रखो. अब टैक्स का पढ़ाई करने का तो नए सिरे से सीख लो. In layman's language, salary is a remuneration received by an office employee. However, for the purpose of Income Tax Act, the term salary has a wider meaning. It is defined by way of an inclusive definition. Inclusive का मतलब क्या, मैं भूल गया, कोई बता सकता है कि inclusive का मतलब क्या है? मतलब सॉरी मीन्स रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये इंक्लूसिव, तो वो क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव ना. एक्सक्लूसिव के एग्जॉस्टिव. हम लोग लैंग्वेज के बच्चे हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं. ये इंक्लूसिव को उसका अपोजिट कह रहा है कि एक्सक्लूसिव रहेगा, नहीं. ये इंक्लूसिव और वो क्या रहता है, एग्जॉस्टिव रहता है. इंक्लूसिव का मतलब क्या है, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ. इंक्लूसिव का मतलब क्या है, हम मतलब नहीं बताएंगे बल्कि हम लोग एग्जाम्पल देंगे. मैंने तुमको ये बताया था, अगर याद रहेगा तो मैंने बोला कि जब तुम सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, रैंक लेके आओगे, तो मेरे लिए स्वीट लेके आना. तुमने बोला सर स्वीट का डेफिनेशन बताओ, तो मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ. स्वीट का मतलब क्या, या फिर स्वीट के अंदर क्या क्या आ सकता है. अगर बोलूँगा स्वीट्स के अंदर पेड़ा आएगा, बर्फी आएगी, काजू कतली आएगी एंड सिमिलर सच अदर थिंग्स, तो भी मैंने डिफाइन किया ही है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. जैसा पर्सन का डेफिनेशन, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, artificial juridical person not falling under the preceding subclause, artificial juridical person whether AOP, BOI whether incorporated or not, and artificial juridical person not falling under preceding subclauses. ऐसा करके बोल कर रखा था. मतलब क्या, एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. सबसे लास्ट में वही बोल दिया, सबका एग्जांपल दिया है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और बाद में जो आएंगे वो पकड़ लो. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं. चलो मैं बोलता हूँ कि सपोज मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी और तुम लोग इंश्योर्ड पर्सन हो. कार का इंश्योरेंस करने का बात चालू है, फिर घर का इंश्योरेंस करने का बात चालू है. मैं बोल रहा हूँ फिर ये इंश्योरेंस किसके खिलाफ है. समझ क्या बोला, तो फायर इंश्योरेंस ऐसा हमने कंसिडर किया. ओके मैं बोलूँगा फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या, डैमेज इफ इट इज कॉज्ड बाय फायर विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटी. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. या फिर विच इज कॉज्ड बाय राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, ऐसा करके मैंने बोल के रखा है, तो उसको फायर इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा मैंने बोल के रखा है. और आपके कार पे बिजली गिरती है और कार जल जाती है, मैं बोलूँगा अभी इसको कवर नहीं कर सकते. तुम बोलोगे सर लेकिन देखो ना, आपने बोला ना सिविल राइट्स एंड क्या बोलते हैं आपका ऐसा कुछ आपने जो अलग अलग एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर सर ये बिजली भी आ जाएगी. मैं बोलूँगा नहीं, वो नेचुरल कैलेमिटी है और ये हमारा मैनमेड कैलेमिटी है, तो उसके अंदर वो नहीं आता है. इंक्लूसिव डेफिनेशन भी ऐसा नहीं बोलते कि सबको पकड़ो, इंक्लूसिव डेफिनेशन भी बोलते हैं कि बाबा इसको पकड़ो, बिकॉज इट गिव्स यू द एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड
कि व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय फ्लड, अर्थक्वेक, टाइफून एटसेट्रा और सिमिलर अदर कैलेमिटी, तो तुम बताओ भी इसके अंदर कुछ दंगा वंगा हो गया रहेगा और डैमेज हुआ रहेगा, तो दंगे की वजह से होने वाले डैमेज को कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने यहाँ पे भी डैमेज होने के कारणों का मतलब नहीं बताया, डैमेज होने के कारणों का एग्जाम्पल बताया, और आपको उसके हिसाब से अपने आप क्लियर हो गया कि जो लोगों ने किए हुए दंगे हैं उसकी वजह से होने वाला डैमेज को कवर नहीं किया जाएगा, और नेचर ने किए हुए दंगे हैं, नेचर ने किया हुआ डैमेज है तो उसको कवर किया जाएगा। सो ऐसा मत सोचो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब सब कुछ पकड़ता है और एग्जॉस्टिव मतलब कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ता है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही यही लॉजिक है। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन डज नॉट आस्क यू टू स्टॉप एट द वर्ड्स विच आर यूज्ड, but it gives you the permission to draw the inference based on the words which are used and find out similarities and then try to cover something which is not specifically included but which is similar to the ones which are already included. That is called as inclusive definition. समझ में क्या? और exhaustive बोलता नहीं, ये मतलब ये खत्म, दूसरा कुछ नहीं लेने का, that is called as exhaustive. तो दिखाओ पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ, ऐसा बोलूंगा तो inclusive. जो दिखाया है वो तो है ही, और जो दिखाया नहीं है वो भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव। और दिखाओ पे ही जाओ, अपनी अकल मत लगाओ, इसका मतलब बन जाएगा एग्जॉस्टिव। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ये कौन सा डेफिनेशन? इंक्लूसिव है। मतलब शब्द कौन सा यूज किया रहेगा उन्होंने? इंक्लूड शब्द यूज किया है। और क्या बोलते हैं देखो, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पहला ही बॉम्ब डाल दिया क्या अकाउंट्स का जो भी कुछ लॉजिक है गया खड्डे में, भी हमको नहीं चाहिए। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, तो इफ यू आर वर्किंग इन फैक्ट्री और यू आर वर्किंग इन ऑफिस और यू आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, हमको फर्क पड़ता नहीं है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सेकंड पॉइंट, एनी एन्युइटी और पेंशन, दूसरा धक्का। हम बोलते हैं सैलरी मतलब अभी तक जॉब में है, और पेंशन मतलब रिटायर हो चुका है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? ये बोलते हैं इनकम टैक्स बोलते नहीं, अगर तुमको पेंशन मिलता रहेगा तो मेरे हिसाब से वो सैलरी है। नहीं सर, सैलरी तो रिटायर आदमी को कोई देर मिलता है, रिटायर आदमी को पेंशन मिलता है। मैं बोलूंगा अरे राजा डेफिनेशन देख, डेफिनेशन में क्या बोला है? सैलरी इंक्लूड्स वेजेस और एनी एन्युइटी और पेंशन। मतलब जॉब चालू है तब तुम्हारे एम्प्लॉयर के पास से अगर तुम्हें कुछ मिलता है तब तो उसको सैलरी बोली देंगे, इवन इफ इट इज कॉल्ड एज वेजेस वी विल कॉल इट एज सैलरी। और जॉब खत्म हो चुका है, अब तुम जॉब को नहीं जाते हो लेकिन तुमको उसका पेंशन मिल रहा है, तो हम उस पेंशन को इनकम टैक्स के लिए क्या ट्रीट करेंगे? सैलरी। और ऊपर से बोला एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड अमाउंट पेड एट पीरियोडिक इंटरवल, फिक्स्ड अमाउंट पेड एट फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज एन्युइटी। कांस्टेंट अमाउंट पेड एट कांस्टेंट इंटरवल्स, दैट इज कॉल्ड एज एन्युइटी। फिर आप उसको कुछ भी नाम दो, आप उसको पेंशन बोलो, सैलरी बोलो, वेजेस बोलो, कुछ और चीज नाम दो, नहीं तो क्या तुम बड़े शातिर दिमाग, अरे सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी इंक्लूड्स पेंशन, तो मैं तुमको जो दूंगा ना उसका नाम चेंज करता हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा था? हमने बोला नहीं यार, देख देख ठीक से देख, वेजेस को भी पकड़ लेंगे, एनी एन्युइटी को भी पकड़ लेंगे। मतलब तू अगर कांस्टेंट अमाउंट एट कांस्टेंट इंटरवल देता रहेगा तो वो सैलरी है, तू कुछ भी नाम दिया तो भी हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट, एनी ग्रेचुइटी। ऊपर के जो 3 पॉइंट है, वेजेस, एन्युइटी, पेंशन, वेजेस, एन्युइटी, पेंशन, ये तीनों में एक कॉमन थ्रेड है कि तुमने काम किया है और तुमको काम का रिटर्न मिला है, रिवॉर्ड मिला है। तुमने काम किया है और तुमको काम का रिटर्न मिला है, रिवॉर्ड मिला है। शायद वो काम एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ऐसा वाला है, या फिर काम अभी करो और रिवॉर्ड रिटायरमेंट के बाद लो, ऐसा वाला है। बट अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू योर वर्क। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? वो चपरासी रिटायर हो जाएगा तो उसको जो पेंशन मिलेगा वो, और ऑफिसर रिटायर हो जाएगा उसको पेंशन मिलेगा वो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट बुढ़ापे का सहारा डायरेक्टली गिवन, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट वर्क यू आर डूइंग प्रायर टू रिटायरमेंट, दैट डिफाइंस व्हाट इज योर पेंशन। सो आप वेजेस बोलोगे, एन्युइटी बोलोगे, पेंशन बोलोगे, ये सब में देयर इज अ कोरिलेशन between the work which is given by you to the company or to the organization and the rewards which you are getting from the company or from the organization. उनका आपस में रिलेशनशिप है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैक्सिमम क्या रह सकता है कि उनका पेमेंट टर्म्स थोड़ा अलग रह सकता है। वेजेस बोलोगे, एन्युइटी बोलोगे, शायद वो एक हाथ से तुमने काम करके दिया, एक हाथ से तुमने पैसा लिया। पेंशन मतलब एक हाथ से तुमने आज काम करके लिया और दूसरे हाथ से तुम पैसा रिटायरमेंट के बाद में धीरे धीरे लेते रहोगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम बोलते हैं वेजेस भी चलेगा, एन्युइटी भी चलेगा, पेंशन भी चलेगा, लेकिन थर्ड केस में बोल रहे हैं एनी ग्रेचुइटी।
द वर्ड ग्रेचुइटी कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेचुइटस पेमेंट, ग्रैटिट्यूड। तुमने मेरा जो काम करके दिया उसके बदले में मैं तुमको जो मुबदला, रिवॉर्ड, रिटर्न, कंसिडरेशन देना चाहिए वो देके हो चुका है। मतलब अब मुझे तुमको फिर से कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग आई ऑलरेडी ऑनर्ड माई कॉन्ट्रैक्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तुमने जो काम किया था उसका जो कंसिडरेशन देना चाहिए वो कंसिडरेशन देके हो गया। मतलब नथिंग इज पेंडिंग ऑन मी, आई एम नॉट योर डेटर, यू आर नॉट माई क्रेडिटर। समझ में कैसे बोल रहा हूं? बट आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई एम पेइंग टू यू। तो बोलेगा सर ऊपर के तीनों में भले ही टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस रहेगा तो भी अल्टीमेटली क्या था, देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट आई गिव एंड व्हाट दे गिव। वेयर एज इन ग्रेच्युटी आई हैव डन समथिंग डिफरेंट, उसका मुझे पैसा मिल चुका है, उसका आपने सैलरी बोल ही दिया है और अभी मुझे जो मिल रहा है वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मिल रहा है, तो देन सर इट इज नॉट सैलरी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स बोलता है नहीं नहीं, डेफिनेशन देख लो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 17(1) कहाँ से आया? डेफिनेशन सर गिवन इन सेक्शन 2, तो ये 17(1) कहाँ से आ गई डेफिनेशन? सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दिया जाता है वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में जो शब्दों का डेफिनेशन है वो शब्द बाद में इनकम टैक्स एक्ट में किधर भी आए रहेंगे तो भी उसका वही मतलब आता है। और ऐसे जो बाद में दिए हुए किधर किधर डेफिनेशन रहेगा ना, सेक्शन 17(1) में कुछ दिया हुआ है, 17(2) में दिया है, 17(3) में भी दिया हुआ है। 17(2) टॉक्स अबाउट परक्विजिट, 17(3) टॉक्स अबाउट प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो दोज डेफिनेशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, दोज डेफिनेशंस आर एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम और दैट पर्टिकुलर सेक्शन और चैप्टर वेयर दे आर एक्चुअली स्पेसिफिकली गिवन। अगर उसका अलग मतलब देने का रहेगा तो बाद में फिर से अलग मतलब भी आ सकता है किसी और जगह पे। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो 17 सबसेक्शन 1 3 ही सेक्शन है सैलरी में, ऐसा देखा जाएगा तो सब 15, 16 और 17। 15 मतलब चार्जिंग सेक्शन है, 16 मतलब डिडक्शन है और 17 मतलब डेफिनेशन है, और कुछ है ही नहीं। फिर सैलरी इतना कॉम्प्लिकेटेड कि उसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, इनकम टैक्स रूल्स इफ यू रिमेंबर, उसके लिए सैलरी बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एनीवे लेट अस गो बैक। तो ये 17(1) का डेफिनेशन कहता है कि भैया वेजेस को सैलरी बोला, हाँ बोला, एन्युटी को सैलरी बोला, हाँ बोला, पेंशन को सैलरी बोला, हाँ बोला। यहाँ पे सिर्फ टाइम डिफरेंस रह सकता है लेकिन अल्टीमेटली काम के बदले में दिया हुआ पैसा है। और ना नेक्स्ट हम नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेच्युटी रहेगा तो भी उसको सैलरी बोलेंगे। मतलब काम के बदले में किया हुआ पेमेंट नहीं है, बिना काम का पेमेंट है, आउट ऑफ माई ग्रेटफुलनेस किया हुआ पेमेंट है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ना याद रखो, अगर आपका एम्प्लॉयर काइंड हार्टेड रहेगा, अगर आपका एम्प्लॉयर लेवल हेडेड रहेगा तो शायद वो खुद ब खुद देगा। लेकिन दुनिया में लेवल हेडेड एम्प्लॉयर्स बहुत कम रहते हैं, काइंड हार्टेड एम्प्लॉयर बहुत कम रहते हैं, हमेशा सामने वालों को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि पीपल वोंट पे यू ग्रेच्युटी। तो इंडिया में भारत सरकार ने फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नाम का एक एक्ट लाया। ओके 1947 के बाद में लाया हुआ एक्ट, आई डोंट रिमेंबर द ईयर नाउ। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नाम का एक एक्ट लाया। उन्होंने बोला देखो भैया अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो हम आपको शायद मदद नहीं कर सकेंगे, बट ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, फिर टाटा स्टील रहेगा, फिर बिरला का बड़ा एम्पायर रहेगा और किसी और का एम्पायर रहेगा, पुराने ज़माने की बात है, सिर्फ अंबानी की बात नहीं चल रही, तो पुराने ज़माने की बात है। बड़े बड़े ये अलग अलग फैक्ट्रीज चालू कर रहे हैं, वर्कर्स को वहाँ पे काम करने को बोल रहे हैं। वर्कर लोग वहाँ पे काम करते हैं, अपने ज़िंदगी के सुनहरे साल, गोल्डन ईयर्स, वो उस कंपनी के लिए लॉयल्टी करके प्रोवाइड कर देते हैं। वो वहाँ उस जगह पे काम करने के वजह किसी और जगह पे काम करते तो शायद उनको ज़्यादा पैसा भी मिल सकता था, बट वहाँ पे नहीं जाते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं। then you must be grateful to them that they have been loyal. See, it is the nature of human being to always dance, to always change, to seek changes. And if somebody is giving you the guarantee of consistency, नहीं बाबा मैं तेरे साथ काम करता रहूँगा तो टेंशन मत ले, तूने मुझे सिखा दिया मैं यहाँ पे ठीक से काम करूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअली स्पीकिंग यू आर लकी पर्सन कि नेचर ने जिसको कंटिन्यूसली वेरिएबल बना के रखा है, जिसका दिमाग कंटिन्यूसली नई नई चीज़ों को ढूंढता रहता है। घर के अंदर खाना खाते बोलते नहीं होटल का खाना खाएंगे, होटल का खाना अच्छा नहीं, हमेशा एक होटल नहीं दूसरे होटल में जाके देखेंगे, हर बार नया चीज़ चल जाता है। लास्ट टाइम एक ब्रांड का शूज़ लिया था, इस टाइम ये नए ब्रांड का शूज़ लेता हूँ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हर बार इसका दिमाग चेंज होता है। वो बोल रहा है कि तुम्हारे कंपनी में मैं 30 साल तक काम करूँगा। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू मस्ट हैव गॉट। नंबर 1, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि काम ठीक से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना जो पुराना रहेगा उतना उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, मतलब उसके हाथ से मिस्टेक्स होने का चांसेस कम होते जाता है। He has not only learnt it from books, but he has learnt it from experience also, and that experience is going to help you. If you would have jumped from your company to other companies, then whatever he has learned from your company, he would have gone and give the experience to other companies. तो उनका प्रॉफिट बढ़ता था, तुम्हारा प्रॉफिट खड्डे में जाता था। तुम्हारा कंपनी सिर्फ लोगों को ट्रेन कर रहा है और दूसरा कंपनी बहुत से प्रॉफिट कमा रहा है। That doesn't make any sense. समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
तो यार आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड थोड़ा पेमेंट करो, नहीं करते रहोगे हम लोग कानून बनाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ने तो कंपल्सरी पे करना ही पड़ेगा, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमने कितना ग्रेचुइटी देना चाहिए, ग्रेचुइटी एक्ट बोलेगा कम से कम इतना देना चाहिए, बस काम खत्म। इसके ऊपर देने का रहेगा तुम जानो, तुम्हारे एम्प्लॉय जाने, बट कम से कम इतना देना पड़ेगा। दैट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी एम्प्लॉयर इन इंडिया, बट एनीवे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेक डिटेल्स अबाउट दैट कि किसको किसको देना पड़ता है, किसको किसको नहीं देना पड़ता है। बट अगर वो देना पड़ता रहेगा तो इन दैट केस एक ग्रेचुइटी वहाँ से आता है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, ग्रेचुइटी मुझे क्यों मिला? गवर्नमेंट ने हमारे एम्प्लॉयर को कंपलसरी किया कि ग्रेचुइटी तो इसलिए मुझे मिला, तो इसका और मेरे काम का संबंध नहीं है, इसके लिए इसको सैलरी मत बोलो। इनकम टैक्स बोलता है लेकिन नहीं, वो तुम जानो, तुम्हारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जाने, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हम इसको सैलरी बोलने वाले हैं। तो इफ इट इज वेजेस, इफ इट इज एन्युटी, इफ इट इज पेंशन, इफ इट इज ग्रेचुइटी, इट इज स्टिल कॉल्ड एज सैलरी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं सेल्समैन हूँ। मुझे क्या मिलता है? सैलरी कम मिलता है, लेकिन मुझे कमीशन ज़्यादा मिलता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सैलरी कम मिलता है लेकिन मुझे कमीशन ज़्यादा मिलता है। मेरा एम्प्लॉयर बड़ा होशियार है, बोलता है कि सर मैं आपको कमीशन दे दिया, सैलरी फिक्स सैलरी कम 2,000 रुपीज़, बट कमीशन कितना 20%, 30%, ऐसा बड़ा बड़ा कमीशन मिलता है। आई एम हैप्पी। फिर इनकम टैक्स से लोग मेरा गला पकड़ने को आए, मैं बोलता अरे यार देख, वेजेस रहेगा तो सैलरी बोलने का, हाँ ले लो। वेजेस कैसा पर मंथ रहता है, एन्युटी रहेगा तो कांस्टेंट अमाउंट है, कांस्टेंट इंटरवल, मतलब उसको आप सैलरी बोल सकते हो, मान लिया। पेंशन रिटायरमेंट क्या है, बट कांस्टेंट अमाउंट है, पेंशन इज जनरली कांस्टेंट, तो भी पकड़ के हो गया। ग्रेचुइटी आपने स्पेसिफिकली बोला था इसलिए आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है। बट अब मुझे तो देखो, मेरा कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, अगर मैंने सेल्स किया तो आएगा, सेल्स नहीं किया तो नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट कांस्टेंट अमाउंट एट कांस्टेंट इंटरवल, सो प्लीज डोंट कॉल इट एज सैलरी, ये मेरा कमीशन है। इनकम टैक्स बोलता है ठीक है, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। क्या बात है, मस्त पॉइंट आया, पॉइंट नंबर 4। कितना बड़ा पावर दे दिया इनकम टैक्स ने, ये सैलरी के अंदर क्या क्या पकड़ लेगा। नंबर 1 एनी फीस, मतलब तुम उसको वेजेस बोलोगे तो भी वो सैलरी, एन्युटी बोलोगे तो भी सैलरी, पेंशन बोलोगे तो भी सैलरी, ग्रेचुइटी बोलोगे तो भी सैलरी, और तुम उसको फीस बोलोगे तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी। मैं कौन हूँ? मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में, नहीं तो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, नहीं तो अपना इधर कौन सा है, संचेती हॉस्पिटल में रिटेनरशिप पे काम करने वाला डॉक्टर हूँ। एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 days आई एम गोइंग टू बी अवेलेबल देयर फ्रॉम 4 PM to 9 PM। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो कमिंस ने मुझे बोला कि सर आप डॉक्टर हो, आप हर ट्यूसडे को हमारे फैक्ट्री में आओगे और हमारे सब वर्कर्स का चेकअप करके जाओगे, उनका कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम आप करके जाओगे। आई सेड ओके, एवरी ट्यूसडे आई एम गोइंग टू कम। आप मुझे उसके लिए क्या दो, रिटेनरशिप फीस दो, आपने मुझे रिटेन किया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू हैव रिटेन्ड मी तो गिव मी रिटेनरशिप फीस। कमिश्नर ने बोला ठीक है देते हैं। दीनानाथ मंगेशकर, संचेती, सह्याद्री ने बोला ठीक है आपको फीस देते हैं। फिर मैं इनकम टैक्स वालों को आया, बोला सर कैसा पैसा? मैं बोला ये फीस का पैसा, ये सैलरी नहीं है। बोलता है सर एनी फीस इज कंसिडर्ड एज सैलरी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? फीस विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी, कमीशन विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी। सेल्समैन का एग्जांपल मैंने दिया था। परक्विजिट्स, परक्विजिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड। आई रिपीट, परक्विजिट शब्द का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड। ये सब कैश थी, कैश थी, कैश थी, कैश थी, कैश थी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? और ये कौन है तुम्हारा? परक्विजिट मतलब बेनिफिट्स इन काइंड। इसका मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मुझे कैश में कंपेंसेशन दिया रहेगा, रेम्यूनरेशन दिया रहेगा, तब तो वो सैलरी है ही। फिर फॉर्चुनेटली क्या हुआ मेरे लिए, मैं ही मेरा खुद का एम्प्लॉयर हूं। ऐसे कैसे हो सकता है सर? अरे मेरा कंपनी है MTC प्राइवेट लिमिटेड और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, तो कंपनी का डायरेक्टर भी मैं और कंपनी का एम्प्लॉय भी मैं। सो एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू लेने का टाइम कुर्सी के साइड में मैं बैठता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर कुर्सी के वो साइड में, टेबल के वो साइड में जाके फिर से जवाब देता हूँ। बोलता अच्छा आप बहुत होशियार हो, आपको हायर किया, फिर मुझे जॉब मिल जाता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर बोलता देखो अरे यार आप मुझे वेजेस दोगे तो फिर वो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, इनकम टैक्स पकड़ लेगा। अब एन्युटी मत देना, पेंशन मत देना, ग्रेचुइटी मत देना, फीस मत देना, कमीशन मत देना। सर आप फ्री में काम करोगे क्या? नहीं नहीं फ्री में काम नहीं करूँगा, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस आप भर देना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरा कार का पेट्रोल आप भर देना, मुझे कार आप खुद परचेस करके दे देना। ये किसको बोल रहा हूँ मैं? अपने एम्प्लॉयर को। अपना एम्प्लॉयर कौन है? मैं ही खुद, डायरेक्टर हूँ ना मैं कंपनी का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं डिसीजन मेकर भी हूँ और मैं डिसीजन का बेनिफिशियरी भी हूँ।
कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? कौस्तुभ सर, माई सेल्फ, ऑल दिस पीपल कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं एडजस्ट करते जाऊंगा कि आप मेरा घर का भाड़ा आप भर दो, कंपनी भाड़ा भरेगी। मैं बोलूँगा देखो मुझे तो घर में रहने को मिल गया, बस बाकी कुछ नहीं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई कैन डू दैट। तो बोलते हैं सर ये जो सिचुएशन आप खेल रहे हो, या फिर मेरे घर में काम वाली भाई है उसका सैलरी आप दे दो, मेरे घर में सब राशन पानी जो भी कुछ भरना है आप भर दो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर मेरा तबीयत खराब हो गया, मेडिकल का ट्रीटमेंट का खर्चा हो गया, आप कर दो। ऐसा अलग अलग चीज़ आप बोल रहे हो। व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? क्लियर? तो बोलते हैं सर एनी फीस, कमीशन और परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब क्या? आपका बेनिफिट्स इन काइंड, उसको भी हम सैलरी बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सैलरी मस्ट बी पेड इन कैश, सैलरी में ऑल्सो बी पेड इन काइंड एंड स्टिल इनकम टैक्स एक्ट विल काउंट द सेम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट कौन है? और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ। मेरे ख्याल से आपने शायद सुना रहेगा इन ल्यू ऑफ शब्द इसके पहले कभी, अगर आप कोई एसपी के स्टूडेंट रहोगे, या फिर शायद उसी में रहेगा, मुझे पता नहीं, कि कोई कोई कंपनीज प्रॉस्पेक्टस इशू करता नहीं है तो उनको क्या करना पड़ता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन ल्यू ऑफ? इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। तो इट्स अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आज से तुम्हारा सैलरी बंद, सर नुकसान हो जाएगा, उसके बदले में ये ले, बट मेरा पीछा छोड़ अभी निकल जा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? कल से तुझे सैलरी नहीं मिलेगा, इसकी वजह से तुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन तुझे जाना ही पड़ेगा। चल मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसा देकर रखता हूं कि जिसकी वजह से तुझे अभी आगे की जिंदगी गुजर बसर करने को होगा। आई एम गिविंग यू लमसम अमाउंट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? एंड इट इज गिवन बिकॉज आई एम टेकिंग अवे योर राइट ऑफ एंजॉइंग सैलरी फ्रॉम मी। इट्स अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कंपनी ने वीआरएस का स्कीम डिक्लेयर किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो जो लोगों ने वीआरएस स्कीम को हाँ बोला, उनको जो पैसा मिलेगा वो क्या बन गया? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कंपनी ने छटनी किया, अभी तो आप बहुत सारा सुनते रहोगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अलग अलग कंपनी जो आईटी के सेक्टर का कंपनीज है, सब कंपनीज क्या कर रहा है? पिंक स्लिप देता है, ऐसा बोलते हैं, पिंक स्लिप। लोगों को निकाल देते हैं काम पर से। इन्फोसिस ने निकाला, विप्रो ने निकाला, सब ने निकाला हुआ है। तो जब वो उनको निकाल देंगे, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल वाले कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में शायद उनको फिर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर रिट्रेंचिंग यू। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यू हैव टू चेक द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिफाइंड व्हेन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वाज साइंड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट कल से तुमको आना नहीं है तो इतना पैसा तुमको दे के रखा हुआ है। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। लमसम में दिया हुआ पेंशन, ये शायद आज के लेक्चर में नहीं आएगा, कल के लेक्चर में आएगा। लमसम में दिया हुआ पेंशन कैसे होता है वाला करके, टाइम लगेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। बट दीज आर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले में दिया हुआ प्रॉफिट, फायदा। सैलरी नहीं मिलेगा मतलब नुकसान होगा, बट नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए दिया हुआ फायदा, इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, मतलब प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी को भी हम सैलरी बोलेंगे और प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी को भी हम सैलरी बोलेंगे। आई रिपीट, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी को भी हम सैलरी बोलेंगे और प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी को भी हम सैलरी बोलेंगे। क्या खतरनाक पॉइंट है, प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी को सैलरी बोलेंगे। सर व्हाट इज एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी? बोनस। सिंपल। 12 महीना काम करते हो लेकिन 13 महीने का सैलरी लेते हो कि नहीं? दिवाली का टाइम बोनस मिलता है, तो मतलब क्या दिवाली में एक्स्ट्रा काम किया रहता है क्या? नहीं, 12 महीने ही काम किया है, बट फिर भी 12 महीने का सैलरी भी ले, ऊपर से 13वें महीने का तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया। सो दैट इज कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी। सगळ्यांना कळते का मी काय सांगितलं ते? ओके, सो एनी फीज, कमिशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स ने उसके सैलरी इस शब्द के अंदर कौन सी चीजें आ सकती है, उसका सबका दायरा काफी बड़ा किया हुआ है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? आगे क्या बोलता है? एनी एडवांस सैलरी। ओह, अगेन वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, एनी एडवांस सैलरी। मतलब अगर सपोज मैं सैलरी को जब मिलना चाहिए उसके मुकाबले पहले ही लेके रखता हूँ। अभी मार्च महीना चालू हो गया, मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला कि सर घर में थोड़ा खर्चे का काम आने वाला है, तो मुझे अप्रैल में 2 महीने का सैलरी एडवांस में देके रखो। मैं पिछले 15 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ, तो यू नो माई नेचर, तो मैं कुछ भागने वाला हूँ नहीं, डोंट वरी। तो उसने मुझे क्या कर दिया, फिर अगले 2 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया। तो इस साल में मुझे 12 महीने का सैलरी तो मिल ही गया और ऊपर से अगले 2 महीने का सैलरी भी इसी साल में मिल गया है, क्योंकि मैंने अप्रैल और मई का सैलरी इसी महीने में ले लिया है।
तो सर अभी इस साल में 14 महीने का सैलरी को इनकम टैक्स लगाऊं कि 12 महीने का सैलरी को इनकम टैक्स लगाऊं, और बाद में ये जो 2 महीना अभी एडवांस में लिया और बाद, लेकिन वो महीना तो अगले साल आने वाला है, काम अगले साल करूंगा, तो उसका सैलरी बाद में कंसिडर करूँ कि अभी कंसिडर करूँ? बोलते सर नहीं, इट शुड बी काउंटेड एज सैलरी ओनली एंड इट शुड बी काउंटेड एज सैलरी ऑफ द करंट ईयर ओनली। समझ में कैसे बोल रहे हैं? एनी एडवांस सैलरी विल बी ट्रीटेड एज सैलरी, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। और भी अच्छा पॉइंट, एनी पेमेंट received by an employee in respect of any period of leave not availed of by him, उसने जो छुट्टी लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, इसके लिए अगर मैं उसको कुछ पेमेंट किया रहेगा, ये किसका पेमेंट है? मतलब छुट्टी न लेने का पेमेंट है। कानून के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आप हर साल में 1 महीने का छुट्टी लोगे तो भी आपका मैं सैलरी नहीं काटूंगा। 30 डेज लीव आई हैव ग्रांटेड टू यू, कि कभी तबीयत खराब हो गया, कभी क्या हो गया वगैरह करके, तो आपने छुट्टी लिया, हर छुट्टी के लिए मैं इमीडिएटली आपका सैलरी नहीं काटूंगा। समझने में कैसे बोल रहा हूं? हर छुट्टी के लिए मैंने आपका सैलरी नहीं काटूंगा, ऐसा करके बोल के रखा हुआ है। अब सिचुएशन क्या हो गई कि आपका एक दोस्त है, उसको दुनिया भर के अलग अलग एक्टिविटीज में बड़ा दिलचस्पी है, तो वो हर साल बराबर से 30 दिन का छुट्टी ले ही लेता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ही देता है बाद में, चलो मेरा तबीयत खराब था करके। समझने में क्या बोल रहा हूँ? इधर उधर मस्त से एंजॉय कर लेता है, डिफरेंट स्टोरी। तो उसने 11 महीने का काम किया, लेकिन उसको सैलरी 12 महीने का मिलेगा, क्योंकि बात कौन सी हुई थी कि ये छुट्टी कौन सा वाला छुट्टी है? विद सैलरी, विद पे वाला छुट्टी है, मैं आपका सैलरी काटने वाला नहीं हूँ। तो आपके दोस्त ने 11 महीना काम करके 12 महीने का सैलरी ले लिया, ऊपर से बोनस भी ले लिया। और आप तो बड़े अच्छे बच्चे, आप झूठ नहीं बोलते हो, तबीयत खराब नहीं रहेगा तो खाली फुकट आप झूठ मूठ का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, तो आपने छुट्टी नहीं लिया, तो आपने 12 महीने का काम किया और आपको भी 13 महीने का सैलरी मिलेगा, 12 महीने का सैलरी प्लस 1 महीने का बोनस। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो जब आप घर पे जाके कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा सर ये नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। मेरा दोस्त 11 महीना काम करता है और 13 महीने का सैलरी लेता है, और मैं 12 महीना काम करता है और 13 महीने का सैलरी लेता हूँ। वो झूठ बोलता है फिर भी उसको उतना ही पैसा मिलता है जितना मुझे सच बोलने के बाद मिलता है। तो सच बोलने का क्या फायदा उससे? अच्छा मैं भी छुट्टी लेना चालू करूँगा, झूठ मूठ का बोल दूंगा। अब क्या कर सकते हो फिर इन दैट केस में? एम्प्लॉयर बोलता है अरे यार नहीं, तेरा तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी लेना लाजमी है, लेकिन तबीयत ठीक रहेगा तो झूठ मत बोला करो। बट हाउ टू इंसेंटिवाइज? तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आपने जो छुट्टी लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, उस छुट्टी को आपको इनकैश करने को दूंगा। मतलब मेरा दोस्त क्या करेगा? 11 महीना काम करेगा और 13 महीने का सैलरी लेगा, 12 महीने का सैलरी प्लस 1 महीने का बोनस। और आप क्या करोगे? 12 महीना काम करोगे और आप 14 महीने का सैलरी ले सकोगे। 12 महीने का सैलरी तो 12 महीने का सैलरी प्लस 1 महीने का बोनस, मतलब 13 हो गया, प्लस 1 महीने का जो छुट्टी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया उसको इनकैश कर दिया, तो और 1 महीने का सैलरी मिल गया, तब आपको 14 महीने का फायदा। आप बोलोगे हाँ अभी अच्छा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ चाहिए तो अब भी ले लो, इस साल खत्म हो गया, आपने छुट्टी नहीं लेना, अभी का भी इनकैश कर लो, नहीं तो रहने दो, शायद अगले साल अगर सपोज तुम्हारा तबीयत खराब हो गया तो, और क्या पता तुम्हारा तबीयत जोर से खराब हुआ तो, और शायद तुमको 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा तो अगले साल तुमको ऐसा हो जाएगा कि 1 महीने का तो विद पे छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने का सैलरी कट हो जाएगा ऊपर से, तभी तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा तो और डिफिकल्टी हो जाएगी, तुमको मेडिकल का खर्चा भी रहेगा। तो तुम ऐसा करो, एक तो आज इनकैश कर लो, नहीं तो इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लो। जैसा अपने फ़ोन के अंदर रहता है कि नहीं डेटा, हर एक महीने का अपना 1 GB 2 GB कुछ तो डेटा आपको बोला रहता है, और आपने पूरा कंज्यूम नहीं किया तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले महीने में ऐड हो जाता है। वैसे बोलूँगा ठीक है आपका मेडिकल का जो छुट्टी है तो आपने अगले महीने में ऐड किया तो भी चले, अगले साल में ऐड किया तो भी चले, अगले साल आपके पास भी 2 महीने का छुट्टी है, वो भी नहीं ले रहा, उसका अगले साल आपके पास 3 महीने का छुट्टी हो जाएगा। ऐसा करते 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 रिटायरमेंट तक आपका तबीयत आपने मस्त रखा, आपको हमेशा जॉगिंग वॉगिंग करना, एक्सरसाइज करने का आदत है, आपने अपने आपको और अच्छा फूड खाते हो, कुछ बुरी आदतें नहीं है, तो यू हैव मेंटेन योर सेल्फ वेरी वेल, यू नेवर टुक द हॉलीडेज और यू टुक वेरी लिमिटेड हॉलीडेज। तो तुम्हारे बहुत सारी छुट्टियां अभी तक पड़ी हुई है, रिटायरमेंट का डेट आ गया, तो आपको इतना सब बड़ा अमाउंट रहेगा, साथ में एक साथ ही हम लोग इनकैश करने को दे देंगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो बोलूँगा सर अभी मुझे जो पैसा मिल रहा है ना वो काम करने का पैसा मिल चुका है, ये छुट्टी न लेने का पैसा है, इसको सैलरी मत बोलो। हम बोलते हैं डेफिनेशन के अंदर देखो डाल दिया है पॉइंट नंबर 5A, क्लॉज नंबर 5A करके, वो एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। जो छुट्टी ले सकता था लेकिन नहीं लिया है, उसका जो उसको पेमेंट मिला है उस पेमेंट को हम क्या कंसिडर करेंगे? सैलरी बोल देंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, द एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या ब्यूटीफुल पॉइंट है, मस्त पॉइंट है, क्या मजा आ गया देखो रे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, परसों मैंने बात करते करते इसके बारे में थोड़ा बताया था, आज भी थोड़ा सा ही बताऊंगा, लेकिन बाद में जब पेंशन खत्म हो जाएगा और प्रोविडेंट फंड चालू होगा
तो शायद 2 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर ही चलेगा कि प्रोविडेंट फंड कैसे चलता है और इनकम टैक्स उसका ट्रीटमेंट कैसे करता है. ओके, सो द एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब एन एम्प्लॉई में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. तो उसको यहां पे नहीं पकड़ा हुआ है, हमने सिर्फ किसको पकड़ा है, उस एम्प्लॉय को पकड़ा है जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करता है और उस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर उसका जो बैलेंस बढ़ा हुआ है उस बैलेंस के ऊपर उसको जो एनुअल एक्रीशन मतलब इंटरेस्ट मिलता है, जितना तेरा सैलरी में से कट करके हमारे पास आया वो तो हम तुझे रिटायरमेंट में वापस देने ही वाले हैं, लेकिन तेरा पैसा हमारे पास पड़ा है तो ऐसे नहीं हमने रखा है, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करके हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न कमाने वाले हैं और वो रिटर्न तुझे भी देने वाले हैं. क्योंकि ये पैसा अगर मैं तेरे हाथ में देता था तो शायद बैंक में रखता तुझे इंटरेस्ट मिलता था. अब तुझे हाथ में नहीं दिया हमने, बैंक में रखने को नहीं दिया हमने, अपने पास रखा हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना हमारा जिम्मेदारी है. दैट एक्रीशन बोलते हैं एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर रूल नंबर 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल. तो उसका जितना अमाउंट टैक्सेबल है ऐसा आगे बोला हुआ रहेगा उतना, मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता नहीं है. उस इंटरेस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट और दूसरा टैक्सेबल इंटरेस्ट. जितना टैक्सेबल है वो सैलरी ट्रीट किया जाएगा. नहीं सर वो तो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम को सैलरी कैसे बोलेंगे? अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रहेगा ना तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर तुम्हारे अकाउंट में जमा हुए पैसे के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग सैलरी ट्रीट करते हैं. फिर से एक बार रिकॉग्नाइज. अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं रहेगा तो ये पॉइंट नहीं आएगा, फिर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बोलेंगे, फिर उसको सैलरी नहीं बोलेंगे. कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और तुम्हारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर तुम्हारे अकाउंट के अंदर जो पैसा जमा हुआ है उस जमा हुए पैसे के ऊपर अगर तुमको इंटरेस्ट मिलता है तो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली स्पीकिंग तुम्हारे काम का रिटर्न नहीं है, वो तुम्हारे डिपॉजिट के ऊपर का इंटरेस्ट है. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग उसको सैलरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंक्लूसिव ने बोल के रखा इसको बोलो. कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो हम बोलेंगे ठीक है बाबा इसको बोलो तो बोलो. गणपती को कौन सा मोदक चलता है? बोलेगा गणपती को उकडीचे मोदक चालतात आणि काय तुमचं ते तळणीचे मोदक चालतात, बरोबर की नहीं? लेकिन अगर आप दुकान में जाओगे वहाँ पे तो मावा का मोदक रहता है और चॉकलेट मोदक रहता है और क्या दुनिया भर का, खजूर का मोदक, इसका मोदक, तो सब चल. हम लोग क्या करते हैं इंग्रेडिएंट कुछ भी डाल दो, शेप मोदक का बना दो, उस काम खत्म हो गया. गणपति बोलता हाँ चलेगा मुझे चलेगा, तो मैं बोलूँगा अच्छा इंक्लूसिव ले लिया. ओरिजिनली क्या बोला था? उकड़ी से नहीं तो तळणी से, बट भाई ने बोला इसको भी पकड़ लो, तो चलो पकड़ लिया. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7. अभी ये पॉइंट नंबर 7 जो है ना वो जल्दी नहीं समझेगा, मतलब आज तो इसके पीछे लगो भी मत, मैं सिर्फ पढ़ के दिखाता हूँ. बाद में इसके और मुझे 2 प्रॉब्लम करने हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं जब क्लास में करूँगा तो उस दिन नहीं समझेंगे तो घर जाके फिर से करने का है और एग्जाम के एक दिन पहले फिर से करने का है. वो हाथ से लिखने पड़ते हैं, वो याद रखना डिफिकल्ट है और याद रखने के पीछे लगो भी मत. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका फॉर्मूला बड़ा अटपटा फॉर्मूला है, वो अपना नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से चलने वाली चीज़ नहीं है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो वो लिटरली क्या करना है, एग्जाम के पहले एक दिन फिर से भरा है, लिख के रखा है, ऐसा 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 इधर लिखने का भरा करके वैसे ही करने का है. समझ में कैसे बोल? उसका लॉजिक में पूरा सिखाऊंगा, बट तुम्हारी उम्र नहीं है वो समझने के लिए, इसकी वजह से टेंशन आएगा. तुमने अभी तक वो विजुअलाइज करना ही पॉसिबल नहीं है. यू आर गोइंग टू इमेजिन एंड देन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट. सो तुम्हारी इमेजिनेशन इतने बड़े पंख लगा के नहीं भाग सकती है, तो इसके लिए एग्जाम के लिए सीखने का है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बाद में रियल लाइफ में जब प्रैक्टिस करने के बाद तुमको खुद को समझेगा, अच्छा आनंद सर तभी ये बोल रहे थे अपने को करके. लेकिन अभी से उसके पीछे मत लगो, क्योंकि आएगा तो मैक्सिमम में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा. 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना भागेंगे वो याद रखने का है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का रहता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके. द एग्रीगेट ऑफ ऑल सम्स दैट आर कंप्राइज्ड इन द ट्रांसफर्ड बैलेंस as referred to in sub rule number 2 of rule number 11 of part A of the 4th schedule of an employee participating in a recognized provident fund to the extent to which it is chargeable to tax under sub rule number 4 thereof, and the contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under the pension scheme referred to under 80CCD. इन सब चीज़ों को सैलरी बोलना है. तो सैलरी मतलब अकाउंट्स का डेफिनेशन भूल गया. अकाउंट बोलता है सैलरी मतलब विच इज गिवन टू द ऑफिस स्टाफ. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और ये तो क्या क्या बोल रहा है, ये टाइम को भी तोड़ देता है. रिटायरमेंट के बाद में दिया तो भी इसको सैलरी बोलने को तैयार है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? लमसम में दिया तो भी इसको बोलता है कि रिटायरमेंट के टाइम तुमको हमने अब तक जो छुट्टी लेनी चाहिए थी नहीं ली थी, उसका सारा का सारा लमसम अमाउंट दे दिया तो भी इसको पकड़ लेगा. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, लमसम में दिया हुआ ग्रेचुइटी, ये सब चीज़ों को भी वो क्या बोलने को तैयार है? सैलरी बोलने को तैयार है. एन्युटी रहेगा तो भी सैलरी है, एन्युटी नहीं रहेगा तो भी सैलरी है. सो इन केस इफ यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर मेकिंग अ समरी of all the different points which we have studied in section 17 subsection 1. सर 17(1) का डेफिनेशन पूरा याद रखने का जरूरत है क्या? नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है.
कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, तो सर वो जो 8 पॉइंट दिखते हैं यहाँ पे एक्चुअली 9 पॉइंट है, क्योंकि बीच में एक जगह पे 5A आता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1 2 3 4 के बाद 5 के बाद 6 नहीं है, 5A है, मतलब सब मिला के देर आर 9 पॉइंट्स। समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी भी कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन सैलरी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं तो सर मैं आज दिन भर पढ़ाई कर रहा था, क्या किया मैंने, सैलरी का डेफिनेशन बैठ किया, मैं बोलूँगा शाबाश अच्छा बच्चा है तू, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत जगह पे अच्छा ही दिखा रहा है, अपने को मार्क्स चाहिए। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा उधर ध्यान देने का है। ये सिखाया क्यों? क्योंकि ये पता रहेगा तो सब लॉजिक सॉल्व करने को आते हैं, बट ये सिखा के अभी ये बाहर करो, ये बोल नहीं रहा हूँ मैं, प्लीज याद रखो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? डोंट बाहर डेफिनेशन ऑफ सैलरी। क्लियर? तो देखो समरी क्या बोलता है उसका, फिर ये अपने लिए काम का है। ये सब चीज़ों को जो मैं देखा भी 9 पॉइंट के अंदर, उसका मतलब क्या है? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तुम कुछ भी नाम दो, देने वाला कौन रहना चाहिए? एम्प्लॉयर। लेने वाला कौन रहना चाहिए? एम्प्लॉई। फिर कुछ भी नाम दिया रहेगा तो भी चलेगा, वेजेस बोलो, एन्युटी बोलो, पेंशन बोलो, ग्रेचुटी बोलो, फीस बोलो, कमीशन बोलो, प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ बोलो, प्रॉफिट्स इन एडिशन टू बोलो, काम करने के लिए बोलो, छुट्टी लेने के लिए बोलो, छुट्टी न लेने के लिए बोलो, अकाउंट में जमा हुए इंटरेस्ट को बोलो, सबको हम सैलरी बोलने को तैयार है। एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लमसम और इन पीसमील, whether during employment or at the time of retirement or after retirement, everything is called as salary. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई by whatever name called, whether in cash or in kind, whether in lump sum or in piecemeal, whether during employment or at the time of retirement or after retirement, everything is salary for the purpose of income tax. समझा सबको? क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर? मतलब नाम क्या दिया है फर्क पड़ता नहीं है, पैसा कब मिला है फर्क पड़ता नहीं है, पैसा कैश के रूप में मिला है कि पैसा काइंड के रूप में मिला है उससे फर्क पड़ता नहीं है, पैसा लमसम में मिला है कि पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मिला है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। पीस मिल मतलब टुकड़े टुकड़े में पैसा मिलना। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो किससे फर्क पड़ता है? देने वाला एम्प्लॉयर है और लेने वाला एम्प्लॉय है, तब उसको सैलरी बोलेंगे। बच्चा लोग आधा बोलते हैं देने वाला एम्प्लॉयर तो सैलरी बोलेंगे, नहीं बाबा, देने वाला एम्प्लॉयर है और लेने वाला एम्प्लॉई है तो उसको सैलरी बोलेंगे। सर देने वाला एम्प्लॉयर रहेगा तो लेने वाला एम्प्लॉई ही रहेगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के एक एग्जांपल आएगा जहाँ पे देने वाला एम्प्लॉयर रहेगा तो भी लेने वाला एम्प्लॉई नहीं रहता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जरूरी क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जरूरी है। इफ द पेयर एंड पेई आर बाउंड बाय द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, then such a relationship is considered, then such payment given by the employer to the employee will be called as salary. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपके हाथ में पैसा आ गया, अब इसको मैं इनकम टैक्स की नज़र से देखना चाहता हूँ, ये सैलरी है कि क्या है, कि क्या है, कैसे डिसाइड करूँ? मैं बोलूँगा सिंपल, जो तुमको पैसा दे रहा है वो तुम्हारा एम्प्लॉयर है क्या, तुम उसके एम्प्लॉई हो क्या, ये चेक करो। अगर तुम्हारा आंसर येस, द वन हु इज गिविंग मी मनी इज माई एम्प्लॉयर एंड आई एम देयर एम्प्लॉई, in that case it will be surely considered as salary. But if on the other hand पैसा देने वाला तुम्हारा एम्प्लॉयर नहीं है, तुम उसके एम्प्लॉई नहीं हो, तो इन दैट केस तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, उसको इनकम टैक्स पकड़ भी लेगा लेकिन उसको सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 पकड़ नहीं पाएगा। मतलब अगर आपको याद रहेगा तो मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, पीवीआर का हम लोग पीवीआर पिक्चर देखने को जा रहे हैं तो वहाँ पे बाहर ही एक टिकट चेकर रहता है, मल्टीप्लेक्स है, तो टिकट चेकर का आपने टिकट दिखाया, मोबाइल पे स्क्रीन किया, नहीं तो क्या उसको दिखाया, अंदर छोड़ दिया। अंदर छोड़ने के बाद तुमको दिखेगा ऑडिटोरियम नंबर 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लेक्स है ना वो। तो इन दैट केस सर अभी उसने अंदर छोड़ा, अभी किधर जाके बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। देन यू हैव टू चेक कि तुम्हारा ऑडिटोरियम कौन सा है, तुम्हारा शो कौन सा है करके, क्योंकि हर एक ऑडिटोरियम में अलग अलग शो चलता रहेगा, अलग अलग टाइम पे चलता रहेगा। वैसे यहाँ पे सेक्शन 4 ने पकड़ लिया था कि हाँ तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स आ गया था, सेक्शन 5 ने पकड़ लिया कि हाँ तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में येस बोल दिया था, सेक्शन 14 ने बोल दिया जाओ अभी अंदर जाओ और चेक करो तुम्हारा सैलरी है कि क्या है कि क्या है। तो सैलरी एक ने देखने के लिए किसके पास चला गया, मैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के पास चला गया। उसने मुझे क्या बोला, ये ले डेफिनेशन सैलरी का देख ले। बोलता सर ये डेफिनेशन के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और मुझे जो पैसा दे रहा है वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। तो बोलूँगा फिर भाग यहाँ से, ये तेरा ऑडिटर नहीं है, अभी तेरा दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तू शायद देख हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, तो शायद देख पीजीबीपी रहेगा, शायद कुछ और। तुम सब लोगों ने मुझे पैसा दिया क्या? हाँ। पर तुम लोग मेरे एम्प्लॉयर हो क्या? ना। इसका मतलब आपने मुझे जो दिया है वो मेरा सैलरी नहीं हो सकता है। क्यों सर? आप तो हमने जैसा बोला है वो टाइम पे बराबर से आते हो, 12 बजे आते हो, लेक्चर चालू करते हो, सिलेबस टाइम पे पूरा करोगे, हमको नहीं समझा तो फिर से सिखाओगे।
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलता हूँ सर मुझे नहीं समझा, फिर से एक बार बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। तो सर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आपने पूरा किया, मैं बोलूँगा नहीं मेरे राजा ऐसा नहीं है। मैंने बोला मैं यहाँ पे क्लास लूँगा, मैंने बोला मैं ये टाइम पे लूँगा, मैंने बोला ये प्रोफेसर लोग हैं, मैं बोला मैं इतना फीस दूंगा, मैं इतना लेक्चर लूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा। तुमको चलता है तो आओ, नहीं आता नहीं आएगा तो मत आओ। तो आई एम नॉट वर्किंग एज पर योर टर्म्स, आई एम वर्किंग एज पर माई टर्म्स. That means although you are paying and although it may so appear that Anand sir is listening to us, Anand sir is giving us whatever we are giving, yes, but I am not your employee. That means whatever you are paying to me cannot be called as employer-employee relationship. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर, फिर किसको एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप बोलेंगे? सैलरी किसको बोलेंगे? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लम सम और इन पीस मील, वेदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज सैलरी. ठीक है, तो इसका इसेंस क्या है? इसेंस है एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो वो किधर मिलेगा, कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन समझा? ओके, अरे रे एक के ऊपर एक चढ़ गया वो. ठीक है, ओके, बाद में मैं करके देता हूँ उसको, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दूंगा. तो द नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने का तरीका, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने का तरीका. द नोमेनक्लेचर यूज बाय द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द रेम्यूनरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स बोलता है कि तुमने तुम्हारे पेमेंट को क्या नाम दिया है उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. तुम और तुम्हारे एम्प्लॉयर सब लोग क्रिएटिव रह सकते हैं, इंग्लिश का अलग अलग वर्ड ढूंढ के निकालेंगे. इसको फीस बोलूँगा, इसको कमीशन बोलूँगा, इसको ऐसा बोलूँगा, वैसा बोलूँगा. तुमको जो खेलना है खेलो. हम इसको गरबा डंडे बोलेंगे, काम खत्म हो गया. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम उसको ताली बजा के खेलो, नहीं तो टिप्पणी लगा के खेलो, नहीं तो गोल गोल घूम के खेलो, नहीं तो कैसे खेलो, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लाइक दिस. सो नोमेनक्लेचर गिवन बाय यू इज नॉट इंपॉर्टेंट. The payment may be called anything such as salary or wages or allowance or bonus or fees or commission or gratuity or pension or leave salary, etc. It will still be treated as salary if the relationship of employer-employee exists. On the other hand, if the relationship of employer-employee does not exist, then even if it is called as salary, then the payment will not be treated as salary for the purpose of income tax. मतलब अगर तुम्हारा रिलेशनशिप एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो तुम कुछ भी बोलो फिर भी वो सैलरी है. और अगर तुम्हारा रिलेशनशिप एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो तुम उसको सैलरी है करके बोलोगे तो भी हम बोलेंगे नहीं है, सैलरी नहीं है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट व्हिच आर कंसिडर्ड एज सैलरी? मैं बोलूँगा वेजेस, नाम तो वेजेस है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? सैलरी. फीस, नाम तो फीस है फिर हम क्या बोलेंगे? सैलरी. कमीशन, इट्स सैलरी. ग्रेचुइटी, बोनस, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वीआरएस कंपेंसेशन, लीव सैलरी, सब चीज़ों को हम क्या कंसिडर करेंगे? आपने इसका नाम अलग लिख दिया फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? सैलरी. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन सर ऐसे कुछ एग्जांपल्स है क्या कि जहां पे हम उसको बोल रहे हैं सैलरी है बट इनकम टैक्स बोलते हैं कि नहीं ये सैलरी नहीं है? मैं बोलूँगा हाँ. थिंक अबाउट योर पार्टनरशिप. इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट 12वीं में फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹100 पर मंथ. तो तुम खुद बोल रहे हो उसका नाम क्या है? पार्टनर सैलरी. इनकम टैक्स बोलेगा लेकिन देर इज नो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप. पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनर्स आर द एट द सेम टाइम प्रिंसिपल, एट द सेम टाइम एजेंट्स. अगर याद रहेगा तो देर इज अ म्यूचुअल एजेंसी नाम का रिलेशनशिप. इसका मतलब पार्टनर को आपने जो सैलरी दिया है उसको आप चिल्ला चिल्ला के सैलरी बोलोगे तो इनकम टैक्स बोलेगा इसको मैं सेक्शन 17 के अंदर नहीं ले सकता हूं क्योंकि एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द पार्टनरशिप. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट और कौन है? सैलरी ऑफ एमपी एमएलए. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हर महीने का सैलरी मिलता है. लेकिन याद रखिए एमपीज एंड एमएलएज आर नॉट दी एम्प्लॉइज ऑफ द पार्लियामेंट और एम्प्लॉइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. आफ्टर एवरी 5 years दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो बोलने के लिए भले ही उनका एग्रीमेंट बोलता रहेगा कि उनको सैलरी मिल रहा है, एम्प्लॉयर एमपी एमएलए का सैलरी है. मैं बोलूँगा ठीक है बट इनकम टैक्स के लिए वो सैलरी नहीं है. तो सर इनकम टैक्स उसको छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा नहीं बाबा लोग, बट उसको सैलरी में नहीं पकड़ेगा. आपको मेन टिकट वाले ने अंदर छोड़ दिया ना, मतलब आपको कोई ना कोई तो पिक्चर देख के जाना है. अब आगे छोड़ने वाले नहीं, आपको पिक्चर देख के छोड़ेंगे हम लोग. आइदर हाउस सैलरी, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी, नहीं तो पीजीबीपी, नहीं तो कैपिटल गेन, नहीं तो अदर सोर्सेज. कोई नहीं रहेगा तो अदर सोर्सेज है. तो हम छोड़ेंगे नहीं बाबा, लेकिन इतना याद रखो कि सैलरी में नहीं पकड़ेंगे. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट और क्या है? सैलरी ऑफ नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर. सैलरी ऑफ व्हाट? नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? कि सपोज तुम ऐसा डायरेक्टर हो जो नॉन एम्प्लॉय हो, मतलब यू आर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स. यू आर नॉट अपॉइंटेड बाय द कंपनी
टू टेक केयर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। तो ऐसे डायरेक्टर को हम बोलेंगे यार जैसा हमारा MP MLA रहता है वैसा ये कंपनी में डायरेक्टर है, तो ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट ही इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो उसको अगर कुछ पेमेंट किया रहेगा डायरेक्टरशिप का काम करने के लिए और उसको हमने बोला रहेगा सैलरी है, तो भी इनकम टैक्स बोलेगा सॉरी। लेकिन याद रखो अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है, मतलब उसको कंपनी ने अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर ने इलेक्ट नहीं किया है AGM में, उसको कंपनी ने अपॉइंट किया है कि आप बहुत होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप हमारे कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन जाओ, नहीं तो हमारे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन जाओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मतलब मुझे शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहा है क्या, सॉरी शेयर होल्डर इलेक्ट कर रहा है क्या? नहीं शेयर होल्डर का तो सवाल नहीं, हम बोल रहे हैं आप इधर डायरेक्शन देने के लिए आप यहाँ पे बैठो, ठीक है। इन दैट केस वी विल स्पेसिफाई दैट दिस पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय डायरेक्टर, फिर उसको जो सैलरी देगा वो डेट विल बी काउंटेड एज सैलरी। जरूरी क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहना चाहिए। नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर रहेगा तो छोड़ देते हैं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लाल कलर मतलब क्या है, नॉट ट्रीटेड एज सैलरी ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और हरा कलर मतलब क्या, ट्रीटेड एज सैलरी irrespective of the fact that you are using different name because there is employer employee relationship। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट। तो सर ये तो समझ में आ गया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा तो पकड़ते हैं और नहीं रहेगा तो छोड़ते हैं। लेकिन सर नया क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिर समझेगा कैसे कि मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं है? समझेगा कैसे कि मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं है? बोलूँगा ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो एक सिंपल पॉइंट याद रखिए कि आपको देखना है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। आई रिपीट, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रहेगा तो हम पकड़ लेंगे, बोलेंगे इट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस रहेगा तो हम बोलेंगे सॉरी नाउ दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। सबको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? Got the idea what I'm trying to specify? So in this case कॉन्ट्रैक्ट, सर अभी ये कैसे समझेगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है? चलो ये तो समझ में आ गया कि ऑफ सर्विस रहेगा तो सैलरी है, फॉर सर्विस रहेगा तो सैलरी नहीं है। ऑफ सर्विस रहेगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और फॉर सैलरी रहेगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आया, अच्छी बात है सर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी ये ऑफ सर्विस है कि फॉर सर्विस है कैसे समझेगा? टर्म्स को देखो, हु इज सेटिंग द टर्म्स, हु इज कंट्रोलिंग द टर्म्स, वो चेक करो। जो सर्विस दे रहा है वो अगर टर्म्स को कंट्रोल कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बन जाएगा, और जो सर्विस ले रहा है वो अगर सर्विस के टर्म्स को कंट्रोल करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो जब तुम किसी कंपनी का जाते हो, PwC, E&Y, KPMG, वहां पे जाके आप अपना आर्टिकलशिप पूरा होने के बाद CA पूरा होने का जॉब लगते हो, तो कंपनी बोल रही है हमको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट चाहिए। कौन आता है बोलो? हमको टैक्सेशन के लिए एक्सपर्ट चाहिए। कौन आता है बोलो? हमको इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए एक्सपर्ट चाहिए। कौन आता है बोलो? क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? ऐसा करके आपको बुलाया जा रहा है और आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि हमको इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करना चाहिए, आप जा रहे हो, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। फिर वो बोलेंगे सर हमारा काम कैसे रहेगा, 5 days a week का काम रहेगा, आपको सुबह 7 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, रात को 9 बजे यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको कभी कभी हम अब्रॉड भी भेजेंगे, आपको जाना पड़ेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? चलता रहेगा तो बोलो वरना छोड़ो, और इतना सैलरी देंगे। तुम बार्गेन कर रहे हो, थोड़ा सैलरी बढ़ाओ तो ठीक है, थोड़ा इतना बढ़ा देंगे बट इससे ज़्यादा नहीं, बोलो लेने का तो लो वरना मत लो। सो दे आर सेटिंग द टर्म्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दे कैन चेंज द टर्म्स मे बी आफ्टर कंसल्टेशन विथ यू, बट दे कैन चेंज द टर्म्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन दैट केस इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वही KPMG बोलता है सर ये बड़ा पॉइंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है, तो आनंद सर आप क्लास में टैक्स सिखाते हो, हमको ज़रा मदद करोगे क्या? मैं बोला हाँ ठीक है सर, आपको 7 बजे। मैं बोलूँगा नहीं, मेरा रोज़ 12 बजे लेक्चर रहता है। समझने में कैसे? मैं ये काम के लिए आपको मदद करने को तैयार हूँ, बाकी इसके आगे मैं काम करूँगा नहीं करूँगा उसको कुछ मतलब नहीं है। ये काम आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको मदद करता हूँ। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वही मेरे हिसाब से मेरा रोज़ 12 बजे लेक्चर चला होगा, रात को 8 बजे तक लेक्चर रहेगा, उसके बीच में मैं किसी का फ़ोन नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मेरे बच्चों को सिखाऊंगा। उसके पहले सुबह मैं आपका काम करके दे सकता हूँ। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और मैं डेली से मैक्सिमम 2 घंटे दूंगा और 1 महीने के अंदर पूरा करके दूंगा। आप मुझे उसके लिए इतना पेमेंट करते रहोगे तो ठीक, वरना नहीं करेंगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो नाउ आई एम सेटिंग द टर्म्स, I am the service provider and I am setting the terms. In the earlier case, I was the service provider or you were the service provider, but KPMG or the service receiver was setting the terms. जब terms are set by the receiver of service, then it becomes contract of service. When the terms are set by the giver of service, then it is called as contract for service. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरा तबीयत खराब था, गला खराब हो गया था, डॉक्टर को मैं बोला कि डॉक्टर साहब
मैं सुबह 7 बजे आता हूँ क्योंकि मेरा बाद में दोपहर को लेक्चर है। 7 बजे नहीं सर, मेरा डिस्पेंसरी यहाँ पे 12 बजे खुलता है। बोलते सर 12 बजे तो लेक्चर है मेरा। मैं सर आपको आने का तो वरना मत आओ। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सर्विस हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं इस तरह से आता हूँ, आपको मेरा सर्विस चाहिए तो आप आ जाओ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और सपोज मैं कोई देश का पुराना ज़माने का राजा हूँ, तो मेरे पास राजवैद्य है। जब मुझे खांसी आएगी राजवैद्य भाग भाग के आएगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मुझे सर्दी होगी राजवैद्य भाग भाग के आएगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ओला, उबर, मैं उसको बोलता हूँ इधर खड़ा रहता हूँ, इधर आके मुझे लेके जा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, क्योंकि मैंने उसको ओला उबर में डाल दिया, मुझे यहाँ से वहाँ पे जाना है। बट अगर वो बोलेगा मुझे नहीं जाना है, तो नहीं, इन दैट केस ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर दिस वन ना। उसको दिखता रहेगा, उसके मुझे ऐप में क्या दिखता है, मेरे आजू-बाजू में कितना गाड़ी है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? थोड़ी सब कार ड्राइवर मेरे पास आते हैं, फिर उसमें से जिसको लगता है कि वह अच्छा वहाँ पे जाने का, मैं जाता हूँ करके, देन ही विल टेक दैट पर्टिकुलर थिंग ना। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बट अगर सपोज मैंने मेरे घर में जो मेरा कार है उसको चलाने के लिए ड्राइवर को रखा, उसको बोला रोज सुबह 7 बजे आने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं नहीं रहूँगा तो भी यहाँ पे आके बैठने का, बिल्डिंग में नीचे बैठा रहना चाहिए। मैं कभी बोल सकता हूँ चल गाड़ी निकाल करके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग नाउ? क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है? जो सर्विस रिसीवर है वो टर्म्स को डिक्टेट करता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जो सर्विस गिवर है वो टर्म्स को डिक्टेट करता है। क्लियर? चलो फटाफट से देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। इन दिस केस द सर्विस रिसीवर इज द किंग, द नेचर ऑफ सर्विस इज नॉट फिक्स्ड, इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिसीवर, हायर फोकस इज ऑन टाइम, लॉयल्टी, डेडिकेशन ऑफ द प्रोवाइडर टू अ सिंगल रिसीवर, लेवल ऑफ स्किल इज ऑन द बैक सीट। मेरा ड्राइवर जो रहेगा ना वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है मुझे टाइम पे मिलता है ना, काम खत्म हो गया। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वो हर बार किसी भी हालत में गाड़ी बराबर, कभी कभी वो गाड़ी को एक्सीडेंट कर देगा, मुझे पता है, इट्स ओके। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बट एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर सम रॉक क्लाइंबिंग और सम माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। मुझे तो बाबा पूना में इधर उधर गाड़ी चलाने का काम खत्म हो गया। एक अच्छा ड्राइवर रहेगा, हॉर्न वन ज़्यादा बजाता नहीं है और गाड़ी खाली फुकट जोर जोर से लेके जाता नहीं है, ठीक है। कभी कभार कुछ गड़बड़ होगी, बेचारे का एक्सीडेंट होगा तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टाइम, लॉयल्टी वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अनस्किल्ड रहना चाहिए, बोल रहा हूँ स्किल टेक्स बैक सीट। मैं बोलता हूँ धीरे धीरे मैं ही तुझे स्किल डेवलप करके दूंगा, मेरा काम करते करते तेरा स्किल डेवलप हो ही जाएगा ना। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर तेरा लॉयल्टी, अगर तेरा ये अच्छा है, मैं बोलूँगा हाँ मेरे पास जब आया तो मेरे पास मारुति सुजुकी का गाड़ी था, बाद में मैंने ऑडी ले लिया, नहीं तो मैंने मर्सिडीज बेंज ले लिया। बोलते सर मुझे मर्सिडीज बेंज चलाने को नहीं। बोलते ठीक है तू चला रहे, मुझे मालूम है तू बराबर चलाता है, तेरा दिमाग ठंडा है, मैं तुझे ट्रेनिंग करवा के देता हूँ, क्या को टेंशन लेता है? सर बट आई एम नॉट स्किल्ड। देखो अगर मैं मर्सिडीज बेंज के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का बात करूँगा, देन आई विल श्योरली चेक ओनली दैट पर्सन हु नोज हाउ टू ड्राइव द कार। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हु इज ऑलरेडी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर कार। बट अगर मैं मेरे ड्राइवर जो मेरे पास एम्प्लॉय करेगा, मैं बोलूँगा ठीक है तो अभी ऐसा कर, पहले इसको हम रात को चला के देखेंगे बाबा, तुझे ट्रेनिंग देके देखेंगे, क्योंकि मुझे तेरे पे ज़्यादा भरोसा है। तू बराबर टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, बराबर काम करेगा। मेरा बच्चा स्कूल में जाने का है, स्कूल से लेके आने का है, तू उसको किडनैप करके लेके जाएगा, बिकॉज आई नो व्हाट यू आर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? देन आई एम गोइंग टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अनस्किल्ड रहना चाहिए, उसने गाड़ी ठोकना चाहिए रोज का रोज। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि लेवल ऑफ स्किल इज ऑन बैक सीट, आई मे एक्सेप्ट दैट, ठीक है अभी तुझे नहीं आता रहेगा लेकिन धीरे धीरे आ ही जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉयल्टी, टाइम, डेडिकेशन वगैरह वगैरह। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? द रेम्यूनरेशन इज पेबल इवन व्हेन नो सर्विस इज रेंडेड ड्यूरिंग द टाइम स्पेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। आज मुझे किधर जाने का नहीं है, वो ड्राइवर नीचे आके बैठा है। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं उसको बोला देख 30 दिन तो आया था, लेकिन 30 दिन में से 15 दिन तो मैं किधर गया ही नहीं। बोलते सर 30 दिन का सैलरी दो, 15 दिन का सैलरी नहीं। मैं बोला ऐसा क्या करते हैं, 15 दिन तो तू इधर नीचे बैठ के क्या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा है और गाँव वालों को फ़ोन कर रहा है और वीडियो कॉल कर रहा है, उसमें टाइम पास कर रहा था मस्त से, तो तूने काम किया ही नहीं। बोलता सर बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मैंने काम करने को रेडी था ना, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। आपने मुझे काम नहीं दिया, आपका प्रॉब्लम है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, द रेम्यूनरेशन इज पेबल इवन व्हेन नो सर्विसेज आर रेंडर्ड ड्यूरिंग द टाइम स्पेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट हायरार्की, हेंस इट रिजल्ट्स इनटू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो काम मांगने वाला है वो कौन है? सुपीरियर है, और जो काम करके देने वाला है वो कौन है? सबऑर्डिनेट है। इंफीरियर नहीं बोलने का, सबऑर्डिनेट है। द रेम्यूनरेशन इज in this type of contract is called as income from salary. The contract of service is equal to employer-employee relationship, therefore it is called as salary income. Example कौन सा है? वर्कर, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये सुपरवाइजर है और सर्विस रिसीवर कौन है?
एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. इन हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी, इन हाउस लॉयर, कंपनी में काम करता है, इन दैट केस वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. ड्राइवर ऑफ मुकेश अंबानी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इन हाउस डॉक्टर एट अपोलो हॉस्पिटल, नहीं तो अपना सह्याद्री, संचेती, सब कौन सा भी नाम ले लो, दीनानाथ मंगेशकर वगैरह वगैरह. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ. फिर मैं रूबी हॉल, मैडम के घर के वहाँ पे जाने का टाइम लगता रहेगा. तो ओके, तो ये सब चीज़ें क्या कंसिडर करने का है, इट विल बी कंसिडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. प्रोफेसर एट कॉलेज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि उनका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है. अब कौन सा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या था, इन दिस केस द सर्विस प्रोवाइडर इज द किंग, प्रोवाइडर इज द किंग. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ. He puts the conditions of availability of his service. Here the higher focus is on level of skill, time, loyalty and dedication to the single receiver is not expected. वो मेरे लिए भी गाड़ी चलाएगा, बाद में मुझे ड्रॉप करने का किसी और के लिए गाड़ी चलाएगा. मैं बोलूँगा अरे ऐसा क्या करता है, रुक ना, मेरा काम करके आता हूँ, फिर मुझे वापस घर पे लेके जा, तुझे मालूम है किधर से पिकअप किया. करता है सर नहीं, अब फिर से तभी ओला फिर से पर बुक करो, मैं ही आऊँगा, इसका गारंटी नहीं है. बोलता अरे ऐसा क्या करता है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके, रेम्यूनरेशन इज पेबल ओनली of the services rendered and not for the time spent. ऑफ सर्विस में काम नहीं किया रहेगा तो भी टाइम स्पेंड किया तो सैलरी देना पड़ेगा. फॉर सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट एनी हायरार्की एंड इट क्रिएट्स रिलेशनशिप एट आर्म्स लेंथ. टू बी और मैं भी इक्वल है. हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, सादा वाला कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, इट डज नॉट क्रिएट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. द रेम्यूनरेशन इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. ओके, तो एग्जाम्पल क्या, लॉन्ड्री मैन, मिल्क मैन, न्यूज़पेपर बॉय जो सुबह अपने घर पे आते हैं, दे आर ऑल नॉट आवर एम्प्लॉइज, दे आर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग लॉयर, यहाँ पे इन हाउस थे, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ. टैक्सी ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर ऑफ मुकेश अंबानी था, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है. क्लियर. डॉक्टर वर्किंग फ्रॉम हिज ओन डिस्पेंसरी, अपोलो हॉस्पिटल में, संचेती, सह्याद्री में नहीं काम कर रहा है, खुद के डिस्पेंसरी में काम कर रहा है. तो इतना बजे आऊँगा, इतना बजे जाऊँगा. थर्सडे को बंद. सर थर्सडे को क्यों बंद रखते हो, संडे को बंद रखो. बोलेंगे नहीं मुझे थर्सडे को बंद, हमारा वो स्वामी जी का गुरुवार है तो जो मुझे जाने का रहता है, तो थर्सडे को बंद रखो. ठीक है, मेरे हिसाब से मैं 7 बजे खोलूँगा और 11 बजे बंद करूँगा. सर 11 बजे मत बंद करो, आप 10 बजे चालू करो, 12 बजे तक 1 बजे तक रखो. मैं मेरे हिसाब से करूँ. एवरीथिंग इज अप फॉर माई विशेस. विजिटिंग डॉक्टर एट अपोलो हॉस्पिटल और विजिटिंग फैकल्टी एट प्रीमियर बी स्कूल, बिजनेस स्कूल जो रहेगा वो विजिटिंग फैकल्टी है. इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. उसको पैसा मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा. उसको छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे. उसको क्या बोलेंगे, आइदर पीजीबीपी नहीं तो अदर सोर्सेस, बट सैलरी नहीं बोलेंगे. सबको समझा. घर के बच्चे समझा कह रहे. जी मैडम. सिद्धांत. यस सर. यस सर. हाँ ये यहाँ पे आ गया है फिर से एक बार, तो देयर इज नो वरी. ओके, नोमेनक्लेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दिया था वो ये यहाँ पे. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, मोड ऑफ पेमेंट. सैलरी कैसे रहना चाहिए, कैश में रहेगा तो भी चलेगा, कार्ड में रहेगा तो भी चलेगा. हमने डिस्कस किया था, परक्विजिट्स आल्सो बी कंसिडर्ड एज सैलरी. फ्रीक्वेंसी वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मंथली रहेगा तो भी चलेगा, वीकली रहेगा तो भी चलेगा, डेली रहेगा तो भी चलेगा, 6 महीने में एक बार रहेगा तो भी चलेगा, साल में एक बार रहेगा तो भी चलेगा. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. 11वीं 12वीं का सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट अकाउंट्स का. मैनेजर को कमीशन मिलेगा, मैं बोलूँगा उसका सैलरी है, नहीं सर वो साल में एक ही बार मिल रहा है, चलेगा. नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया, चलेगा. बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा तो पकड़ो. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. टाइमिंग कैन बी आइदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट. एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज सैलरी. सो इन अदर वर्ड्स, जो हमने पहले बोला था फिर से बार देखेंगे. इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई by whatever name called, whether in cash or in kind, whether in lump sum or in piecemeal, whether during employment or at the time of retirement or after retirement, everything is called as salary. Clear? समझा? सुकेश जी. So here we complete the starting part. अभी कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, उतने पूरे करेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक लेने के बाद फिर लंच ब्रेक के बाद फिर से बार आगे का पॉइंट करेंगे. तो सैलरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कैलकुलेशंस. ओके, नाउ बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है. सैलरी इज चार्ज टू टैक्स ओनली वंस. सैलरी इज चार्ज टू टैक्स ओनली वंस, आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. मतलब मेरा वो एग्जाम्पल जो था कि मैंने मार्च महीने में मेरे एम्प्लॉयर को बोल दिया कि भैया आप क्या करो, अगले 2 महीने का सैलरी मुझे ज़रा एडवांस में दे दो.
तो इस साल में मेरा 14 महीने का सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। जो 12 महीने का सैलरी है वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगा, और जो अगले 2 महीने का सैलरी मैंने एडवांस में लेकर आएगा उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसी साल में टैक्सेबल कर देंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ सर। फिर अगले साल 12 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा कि 10 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा? अगले साल 10 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगले साल 10 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 महीने इस साल कवर करके हो गया है। वंस टैक्स ऑन रिसीट बेसिस कैनॉट बी टैक्स अगेन ऑन ड्यू बेसिस, और वंस टैक्स ऑन ड्यू बेसिस कैनॉट बी टैक्स अगेन ऑन रिसीट बेसिस। उस तो एक ही बार। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ओनली वंस, आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, बट दिस जनरल रूल इज हैविंग एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन कौन सा तुम्हारा? बोनस। बोनस इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस ओनली। बोनस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। बोनस कब डिक्लेयर किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोनस आपके हाथ में कब मिला वो इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज अ चांस दैट तुम्हारे एम्प्लॉयर ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है, बट एम्प्लॉयर की हालत जरा खस्ता है, उसको कैश अरेंज करने में डिफिकल्टी आ रही है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एम्प्लॉयर ने बोला मैं बोनस डिक्लेयर किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा जिम्मेदारी है, लेकिन अब मेरे पास कैश अभी तक अरेंज नहीं हो रहा है, आई एम गोइंग टू पे द कैश, सॉरी बोनस इन कैश आफ्टरवर्ड्स। तो तब तक मेरे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके रखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग बोनस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में 2-3 साल का तो उसने एक साथ बोनस 3 साल का दे दिया। एम्प्लॉइज़ को बोला देखो भाई मेरा प्रॉब्लम चालू है, मैं आपको आपका वेजेस देते रहूँगा, बट मैं अभी बोनस नहीं दे सकूँगा। आपका बोनस है पता है मुझे, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बट मैं पे नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग द लायबिलिटी। मैं तुमको कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कैश जमा होने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, बाद में देता। तो उसने 3 साल का बोनस एक साथ दे दिया, तो 3 साल का बोनस डायरेक्टली जब मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, बट इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव। बाकी सैलरी के बारे में क्या बोलते हैं? आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, एंड वंस टैक्स ऑन रिसीट कैनॉट बी टैक्स अगेन ऑन ड्यू, वंस टैक्स ऑन ड्यू कैनॉट बी टैक्स अगेन ऑन रिसीट। बट इन केस ऑफ बोनस इट इज ऑलवेज चार्ज टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस। सेम इज द केस विद अरियर्स ऑफ सैलरी। Now what do you mean by arrears of salary? थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचेंगे what is the meaning of arrears of salary? Easy to understand in case of government employees. बाकी लोगों के साथ भी होता है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आपने शायद ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी बहुत सारे बार सुने रहेंगे। जनरली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे कंसिडर करते हैं, फिर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऐसे कंसिडर करते हैं, और उनका सैलरी फिर गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसके हिसाब से चलता है। अब प्राइवेट कंपनीज याद रखो, दे आर बेसिकली स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी आपको क्या देगी? उसके हिसाब से हर साल आपको इंक्रीमेंट देगी, क्योंकि आपकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको हम लोग शेयर दे रहे हैं, सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी। गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाता नहीं है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे यू सैलरी आउट ऑफ द टैक्स विच इज कलेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड बस, नथिंग मोर देन दैट। बट इट देयर आर नो इंक्रीमेंट्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स लाइक दैट ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट्स। और गवर्नमेंट फिर चेक करता है कि अब अभी सैलरी जो फिक्स किया हुआ है वो बढ़ाने का कि नहीं बढ़ाने का, उसके लिए गवर्नमेंट चेक करता है कि सचमुच में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन सचमुच में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, चेक करके गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो गवर्नमेंट को अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, लोगों का फिर खर्चा कितना होता है वगैरह करके चेक करने के लिए टाइम लगता है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? पे कमीशन अपॉइंट करता है। फिर पे कमीशन क्या करता है? भारत, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो भारत के अलग अलग कोने में है ना, तो इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेइंग इन मुंबई, उसका खर्चा अलग रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेइंग इन समवेयर इन सम रिमोट प्लेस, उसका खर्चा अलग रहता है। तो इन्फ्लेशन का सबके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है वो चेक करने के लिए उनका बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। सो पे कमीशन फिर अपना पढ़ाई कर रिसोर्स पहले सर्च करता है, सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद में अपना उसका कंक्लूजन्स निकालता है। तो ये प्रोसेस जो है, पे कमीशन अपॉइंट करना, बाद में उन्होंने सर्वे करना, सर्वे करके इन्फॉर्मेशन गैदर करना, गैदर्ड इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना, एनालिसिस करके बाद में उसके हिसाब से अपना रिकमेंडेशंस देना, फिर वो रिकमेंडेशंस आर गिवन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पुट्स इट इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस में भी। स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा तो पार्लियामेंट, वहाँ पे जाएगा। फिर इट विल बी टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, इट विल बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट कि अपने एम्प्लॉयज का सबका सैलरी बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर बाद में पे कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट होगा तो सबका सैलरी बढ़ता है।
अब सिचुएशन कैसा है कि पे कमीशन को जब अपॉइंट किया तब उसने सर्वे किया, तो उनको समझ में आया कि बाबा नहीं, सचमुच में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, समझे, और द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन अप। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन वो रिपोर्ट सबमिट करने में 2-3 साल लग गया, बाद में अप्रूव करने के लिए 1 साल लग गया, तो 4 साल के बाद में उन्होंने रिपोर्ट अप्रूव किया, बट तब तक 4 साल में इन्फ्लेशन का झटका सबने ऑलरेडी सहन किया हुआ है। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भले ही हमने अभी 4 साल के बाद वो रिपोर्ट को अप्रूव किया है कि आपका सैलरी इतने से बढ़ेगा, बट जिस दिन अप्रूव किया है उसके आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि जिस दिन पे कमीशन बैठा था, मतलब पे कमीशन को अपॉइंट किया गया था, उस दिन से आपका सैलरी बढ़ेगा। सो पिछला 4 साल 3 साल तो पे कमीशन का सर्वे, एनालिसिस के बाद रिपोर्ट उसमें चला गया था, और 1 साल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डिस्कशन करने पे चला गया था। पिछले 4 साल में आपको पता ही नहीं था कि आपका सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि आपको सैलरी हम बढ़ा के देंगे कि नहीं देंगे और कितना बढ़ा के देंगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब पार्लियामेंट में वो अप्रूव हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने अभी देखा सबको कितना कितना सैलरी बढ़ेगा, और वो भी कितना आज से आगे तो बढ़ेगा है, बट इसके पहले जो 4 साल जब पे कमीशन आपके ऊपर काम कर रहा था, आपके सैलरी के ऊपर काम कर रहा था, उसका भी आपको सैलरी देना है। सो दैट सैलरी विच इज गिवन टू यू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट ऑफ पे कमीशन फॉर द पीरियड विच इज ऑलरेडी लैप्स्ड, फॉर द पास्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी। अब हमारा रूल क्या है अरियर्स ऑफ सैलरी, सॉरी रूल क्या है, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो तुमने काम कब किया है? पिछले 4 साल में काम किया, मतलब ड्यू कब हो गया? एक्चुअली स्पीकिंग पिछले 4 साल में हो गया है, लेकिन पिछले 4 साल में तुमको पता ही नहीं था कि सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा। पिछले 4 साल में तुमको पता ही नहीं था कि सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, इसलिए पिछले 4 साल में जितना तुमको मिला है उतना टैक्स करके हो गया है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? और अभी तुमको अरियर्स ऑफ सैलरी मिल रहा है तो उसको टैक्स करने का कि नहीं करने का? मैं बोलूंगा देखो इसको मत पकड़ो, क्योंकि दिस इज नॉट ऑफ द करंट ईयर, दिस इज ऑफ द पास्ट ईयर। एंड सेक्शन 4 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन, के इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स, इनकम ऑफ एवरी पर्सन इज चार्ज टू टैक्स, सॉरी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर की इनकम है ही नहीं, ये 4 साल पुराना इनकम है, इसको छोड़ दो। इनकम टैक्स बोलेगा सर वो सेक्शन जो है ना बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 उसने बोल दिया है अरियर्स ऑफ सैलरी विल बी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड, बोनस इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड अरियर्स ऑफ सैलरी इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। लेकिन याद रखना अरियर्स ऑफ सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ मिक्स मत करना। अरियर्स ऑफ सैलरी अलग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब तुमको कितना सैलरी देना है एम्प्लॉयर को पता है, तुमको कितना सैलरी मिलेगा तुमको पता है, लेकिन एम्प्लॉयर ने सिर्फ बोला कि अब अपना पेमेंट अगले महीने में करने वाला हूं, तो आज का पेमेंट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। मैं बोलूंगा लेकिन फिर भी इट हैज ऑलरेडी बीन ड्यू, एंड कितना ड्यू है तुमको पता है ना, बस इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट फेल ड्यू। भले ही रिसीट बाद में रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज आइदर ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा लॉजिक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम ड्यू। कहते कमी काय म्हणतो ते, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकेम ड्यू। गॉट द आइडिया? क्लियर ना? बट अरियर्स ऑफ सैलरी में ऐसा गड़बड़ नहीं होता। अरियर्स ऑफ सैलरी पूरा अलग चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है ना, आपको पता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ना एम्प्लॉयर को पता है कि दूंगा कि नहीं दूंगा, और दूंगा तो कब दूंगा और कितना दूंगा। दैट्स व्हाई अरियर्स ऑफ सैलरी आर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकेम ड्यू। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट नाउ 2 more concepts. अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी एट सोर्स मतलब क्या है? सर मेरा सैलरी कितना है, 2 लाख रुपये पर मंथ। मेरा सैलरी कितना है, 2 लाख रुपये पर मंथ। मेरे एम्प्लॉयर को बोल के रखा है कि मैंने घर लिया हुआ है, घर का EMI जाता है, मेरा घर का मेरा EMI जाता है, और वो जो EMI है वो पर मंथ 50,000 रुपया है। तो आप ऐसा करो, मेरे सैलरी में से 50,000 डायरेक्टली मेरे बैंक में भर दो EMI, और बाद में मेरे को 1.5 लाख रुपये दे दो। हाँ सर, और एक चीज़, मेरे बच्चों का स्कूल फीस है 15,000 रुपया, तो आप वो भी सैलरी में से डायरेक्टली मेरे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में भर दो, और बाकी का जो 1,35,000 बचेगा वो मेरे हाथ में दे दो। हाँ सर 1 मिनट रुको, वो मेरा इंटरनेट का चार्जेस है ना, वो आप हर महीने का मेरा 3 क्या ये रहता है, मेरा वाईफाई और सब चीज़ें, हर महीने का मेरा 1,200 रुपये रहता है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मेरा हर महीने का 500 रुपये रहता है, 600 रुपये रहता है। सर वो सब कट कर दो, बाद में मेरे हाथ में दे दो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और सर मेरा वो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट भी कट करके वहाँ पे भर दो, बाकी अमाउंट मेरे हाथ में दे दो। ऐसा करते करते मैं मेरे हाथ में जब ले रहा हूँ तब कम अमाउंट ले रहा हूँ। बोल रहा देखो मेरा सैलरी कम है क्योंकि हाथ में थोड़ा पैसा कम आ गया। बोलते सर व्हाट यू हैव डन इज अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी एट द पॉइंट ऑफ सोर्स इटसेल्फ. It does not change your salary. Your salary is rupees 2 lakh. Merely because you have told your employer to appropriate it and divide it
and then give it to you only the remaining amount. It does not mean that your salary is reduced. You have the control to decide what your employer should do. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम्हारा एम्प्लॉयर बोलेगा अच्छा उधर मेरा EMI पूरा भर के हो गया, अभी लोन मेरा खत्म हो गया है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लोन मेरा खत्म हो गया है, तो एम्प्लॉयर को हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर बोलता है लेकिन मैं फिर भी 50 अरब कट करूँगा. बोलूँगा क्या कट करने का, अभी मेरा EMI खत्म हो गया तो अभी कट करने की जरूरत नहीं है. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? EMI खत्म हो गया तो अभी कट करने की जरूरत नहीं है. सो इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी एट सोर्स, फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर directly to the bank, or amount deducted by the employer towards provident fund, or amount deducted and paid by the employer towards profession tax or income tax, or as a donation to Prime Minister's National Relief Fund, etc. The employee receives lesser salary in his hands. However, income tax considers the salary before such deductions or appropriation. Income tax इसको क्या कंसिडर करता है? बिफोर अप्रोप्रिएशन कंसिडर करता है. मतलब तुम्हारा सैलरी 2 लाख ही काउंट किया जाएगा, तुम्हारा सैलरी 1,35,000 वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट कौन है? सरेंडर ऑफ सैलरी. लेकिन अगर सपोज कोई ऐसा एम्प्लॉई है, एग्जाम्पल सपोज रतन टाटा ने ऐसा बोल दिया कि देखो मेरा घर भी रेडी है, मेरे कार है, मेरा सब खर्चा चलता है, मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके हो गया, मुझे वैसे भी पैसा मिलता रहता है. अब मुझे टाटा के लिए फिर भी काम करना है कंपनी के लिए, लेकिन मुझे सैलरी नहीं चाहिए. कंपनी बोली कि सर ये गड़बड़ हो जाएगी, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग सैलरी तो आपके हाथ के नीचे लोगों को हम सैलरी कैसे दे सकेंगे? तो इट विल बी डिफिकल्ट, तो आपको सैलरी देना पड़ेगा. बोलते हैं देखो मुझे सैलरी का भी मोह नहीं है, मुझे सैलरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं, तो मुझे किसके लिए पैसा छोड़ के जाने का, कुछ नहीं चाहिए मुझे. उससे अच्छा ऐसा करो, फिर मेरा जो सैलरी है ना, मुझे सिर्फ नाम के लिए आप 1 रुपया सैलरी दिया करो पर मंथ, बाकी का जो मेरा सैलरी है ना वो सारा का सारा आप मुझे मत दिया करो, बल्कि एक जगह पे डोनेशन दिया करो. हम बोलेंगे सर वो अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी होगा, आपके हाथ में फिर भी टैक्सेबल हो ही जाएगा, तो आपको पूरे सैलरी को टैक्स भरना पड़ेगा, भले आप 1 रुपया लेते रहोगे तो भी, और बाकी का आपने डोनेशन दिया रहेगा तो भी. मैं बोलूँगा नहीं वैसा नहीं है, आई एम सरेंडरिंग माई सैलरी, I am surrendering my salary according to the voluntary surrender of salaries exemption from taxation act of 1961. मतलब गवर्नमेंट ने कैसा कानून बनाया हुआ है कि जहां पे आप वो पैसा गवर्नमेंट कैसे दे देते हो. मतलब गवर्नमेंट को खुद को पता है कि आपने ये पैसा अपने खुद के जिंदगी को और मजा करने के लिए उड़ाया नहीं है, बल्कि आपने पैसा गवर्नमेंट का सरेंडर किया हुआ है. आपने पूरा दे दिया, फिर इतना अमाउंट दे दिया, तो आपको फिर से टैक्स लगाने का क्या मतलब? देन गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, फिर दिस इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी, दिस इज सरेंडर ऑफ सैलरी बिकॉज इट इज एज पर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट ऑफ 1961. इन दैट केस आपके हाथ में जो आया वो आपका सैलरी कंसिडर करेंगे, और जो आपने सरेंडर कर दिया उसको अपने सैलरी में ऐड नहीं करेंगे. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट सर, अभी और एक पॉइंट है सर, कैलकुलेशन कैसे करने का, पर एम्प्लॉय करने का कि पर एम्प्लॉयर करने का. इफ द एसएससी इज वर्किंग विथ मल्टीपल एम्प्लॉयर्स साइमल्टेनियसली, or if you left the employment during the year, and joined another employer in the same year. पहला 6 महीने एक जगह पे काम कर रहा था, जॉब छोड़ा, दूसरी जगह पे जॉब करना चालू किया, तो पहला 6 महीने एक जगह पे, नेक्स्ट 6 महीना दूसरी जगह पे, पहला 3 महीना एक जगह पे, नेक्स्ट 9 महीना एक जगह पे, या फिर रोज़ सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक एक जगह पे काम करता हूँ, 3 बजे तक एक जगह पे काम करता हूँ, 8 घंटे का काम, फिर घर जाता हूँ और आराम करता हूँ, और शाम को 6 से 9 और एक जगह पे जाके काम करता हूँ. तो आई एम वर्किंग एट 2 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स एट द सेम टाइम. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? If the SSC is working with multiple employers simultaneously, or if he left the employment during the year and joined another employer in the same year, then for the purpose of income tax, his salary from all the employers is taken together. In other words, calculation of salary is per employee basis and not separate for each employer. सर मतलब क्या है? क्योंकि आगे चल के हमको देखना है कि डिडक्शंस क्लेम करने के रहते हैं, सैलरी में से हमको कुछ डिडक्शन क्लेम करने का रहेगा. अगर मैंने गलती से ऐसा बोल दिया कि कैलकुलेशन इज पर एम्प्लॉयर, तो बोलूँगा मेरा एम्प्लॉयर ए के पास से जो सैलरी मिल रहा है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता हूँ, फिर एम्प्लॉयर बी के पास से जो सैलरी मिल रहा है उसमें से अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता हूँ. मतलब मैं 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करूँगा. इनकम टैक्स बोलेगा सॉरी सर, कैलकुलेशन इज नॉट पर एम्प्लॉयर, कैलकुलेशन इज पर एम्प्लॉई. तो आपका एम्प्लॉयर ए के पास से मिलने वाला सैलरी प्लस एम्प्लॉयर बी के पास से मिलने वाला सैलरी का टोटलिंग करो, और उस टोटलिंग में से एक ही बार स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, 2 बार माइनस करने को नहीं मिलेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? दैट्स व्हाई द रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशन इज पर एम्प्लॉई नॉट पर एम्प्लॉयर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट कौन सा है? टैक्स फ्री सैलरी. अगला पॉइंट कौन सा है? टैक्स फ्री सैलरी. व्हेन द एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, व्हेन द एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, the income from the salaries in the hands of the employee will consist of salary income and also the tax on his salary paid by the employer. However, as per section 1010(c), the income tax paid by the employer on the non-monetary perquisite on behalf of the employee would be exempt in the hands of the employee. क्या मतलब है इसका? हमने क्या बोला, एम्प्लॉयर ने अगर मेरा खर्चा कर दिया तो जो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पे कर दिया है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी हो जाता है, एंड दैट शुड बी एडेड टू माय इनकम.
तो एम्प्लॉयर ने अगर मेरा प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट किया रहेगा तो वो मेरे सैलरी में ऐड करो। एम्प्लॉयर ने मेरा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया रहेगा तो भी मेरे सैलरी में ऐड करो। एम्प्लॉयर ने मेरा इनकम टैक्स डिडक्ट करके भर दिया रहेगा तो भी वो मेरे सैलरी में ऐड करो। तो मेरा सैलरी कितना है, लेट अस से 10,000 रुपीज़ पर मंथ जैसे एग्जाम्पल, और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया 1,000 रुपीज़ का TDS डिडक्ट किया हुआ है, तो मेरे हाथ में कितना आ गया 9,000 रुपीज़ आ गया है। तो मेरा सैलरी कितना पकड़ने का, 10,000 पकड़ने का, 9,000 नहीं पकड़ने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ सोर्स इटसेल्फ। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? नेक्स्ट पार्ट, लेकिन अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे परक्विजिट दिया हुआ है, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे परक्विजिट दिया, मतलब क्या बेनिफिट्स इन काइंड दिया हुआ है, और बाद में उस तो मेरा वो इनकम है क्योंकि मेरा सैलरी हो जाता है, और उस परक्विजिट के ऊपर जो मेरा इनकम टैक्स आ रहा है, क्योंकि परक्विजिट मेरा सैलरी है, सैलरी मतलब इनकम है, इनकम मतलब इनकम टैक्स बढ़ेगा। अब वो परक्विजिट के ऊपर का इनकम टैक्स भी एम्प्लॉयर ने खुद ने भर दिया है। परक्विजिट के ऊपर जो इनकम टैक्स आ सकता है वो इनकम टैक्स भी एम्प्लॉयर ने खुद ने भर दिया है। तो सेक्शन 10(10)(c) बीच में आता है, बोलता है कि परक्विजिट के ऊपर का टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने भरा रहेगा तो वो तुम्हारा इनकम है क्या? हाँ, लेकिन वो एग्जेम्प्ट इनकम है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। तुम्हारे सैलरी के ऊपर का, नॉर्मल सैलरी के ऊपर का टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने भरा रहेगा तुम्हारे सैलरी में ऐड कर दो, काम खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारे सैलरी के अंदर कोई इन काइंड वाला कंपोनेंट रहेगा जिसको बोलते हैं हम लोग परक्विजिट, और उस परक्विजिट के ऊपर का टैक्स तुमने नहीं भरा है बल्कि तुम्हारे एम्प्लॉयर ने भरा है, तो वो तुम्हारा इनकम है क्या? हाँ, तुम्हारा इनकम है, लेकिन उसको हम एग्जाम करने को तैयार है। ऐसा क्यों? अभी नहीं समझेगा, जब मैं परक्विजिट का डेफिनेशन सिखाऊंगा और उसका वर्किंग करूंगा तब समझेगा। वो शायद गुरुवार शुक्रवार की बात रहेगी। तब तक सिर्फ इतना याद रखना कि सर ने क्या बोला है, सैलरी के ऊपर का इनकम टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो तुम्हारा इनकम है क्या? हाँ, और वो सैलरी इनकम है और वो टैक्सेबल है, उसमें एग्जाम्पशन कुछ नहीं है। बट सैलरी के अंदर अगर इन काइंड वाला पेमेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं परक्विजिट, और उस परक्विजिट के ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स भर दिया रहेगा तो एम्प्लॉयर ने तुम्हारे परक्विजिट के ऊपर भरा हुआ टैक्स को अगर तुम्हारा इनकम कंसिडर करेगा कि हाँ इनकम कंसिडर करने का, लेकिन वो एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर करने का है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट विल बी काउंटेड एज एग्जेम्प्ट इनकम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी उसके आगे है कुछ एग्जेम्पशंस। व्हाट्स द टाइम? 13:49 हो गया ना। ये पूरा अलग कंसेप्ट है, तो लंच ब्रेक के बाद ये कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट विल बी इजी। मुझे मालूम है 10 मिनट बाकी है अपने पास, बट इट्स ओके, विल स्टार्ट एट 2:20 रादर देन स्टार्टिंग एट 2:30। तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, लंच ब्रेक ले लो, और उसके बाद में 2:20 को चालू करेंगे, और फिर मैं 4:20 के आसपास दे दूँगा। फिर सर आपको थोड़ा बड़ा ब्रेक मिल जाएगा, तभी सर आ जाएंगे 4:45 तक, सर विल स्टार्ट। ओके, चलो ठीक है, टेक अ ब्रेक।